सर गुड आफ्टरनून, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। बढ़िया बेटा। आज क्लास के लिए नहीं आया? आज तो अभिषेक और निकिता आ रखे हैं क्लास के लिए। हाँ सर, वो मैं आ नहीं पाई क्योंकि मेरी आंख नहीं खुली और जैसे मुझे लगा यहाँ है था ना, कि 11 बजे की यहाँ गए क्लास, हम, इसलिए यहाँ मैं प्लेलिस्ट में सब आते हैं। जैसे एलएलबी सेकंड ईयर आ गया ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी है, थर्ड ईयर की है। से काफी सहूलियत रहती है ना। पहले बहुत परेशानी होती थी। हाँ, पहले बहुत परेशानी होती थी। ड्राइव पर जाता था तो ड्राइव पर डिलीट करना पड़ता था, तो फिर डिलीट हो जाता। एक्चुअली फर्स्ट में ना हमको थोड़ा दिमाग नहीं लगा कि पढ़ाई करनी कैसे है, कि ये एमबीए भी तो नहीं कर रहे, ये लॉ कर रहे हैं ना। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं। शिवानी, पहले शिवानी मनीषा आप बताएंगे हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, कुछ आइडिया बोलो बेटा। सर एक बार बंद कर इसको बेटा, बंद कर दो आवाज। बताओ बेटा। शिवानी, निकिता, सॉरी, शिवानी और मनीषा क्या पढ़ा था बेटा पिछली क्लास में? आज संदीप नहीं आया। सर एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे सर हमने, राइट टू यूज, और हमने पढ़ा था। हाँ मतलब कब तक इजमेंट लग सकता है? मनीषा मेरा आपसे एक सवाल है, क्वेश्चन है बेटा। सर मैंने ऐसे लास्ट वाली इजमेंट क्लास अगर मुझे में लगाना है तो कब तक लगा सकते हैं हम? कब तक उसको बताओ बेटा। पढ़ा नहीं बिल्कुल भी? नहीं सर, लास्ट वाली क्लास मैंने नहीं करी है, स्किप हुई है मेरी। पढ़ लो बेटा, जी एक जी बार पढ़ लो। सर दिक्कत हो गया बेटा। मैं पहले जो आज हम टॉपिक करेंगे ना बेटा आपका जी। सिविल प्रोसीजर कोड, ये बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट है, पिछले साल बच्चों की इसी में बैक थी। ओके ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बेटा देखो, सिविल प्रोसीजर कोड में आपका कब यह एस्टेब्लिश किया गया था, किस ईयर में, हर उसमें पढ़ना है, चाहे वो इजमेंट हो, लिमिटेशन, कुछ भी हो, सब में आपको ये चीज पढ़नी है। ठीक है ना? इसके बाद देखो ध्यान देना है आपको, जैसे कि आपका सम्मन क्या होता है, वारंट क्या होता है, मैं ऊपर से पहले बता देता हूँ। ये बेसिक है बेटा। आप जैसे बीइंग एन एडवोकेट आई हैव द नॉलेज कि सम्मन क्या होता है, वारंट क्या होता है। सो बेसिकली सम्मन क्या होता है, एक तरह से बुलावा होता है। किसका? पुलिस ऑफिसर का। उसमें एक ऑफिसर की ग्रेड होती है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सुनाई दे रहा ना बेटा शिवानी, मनीषा, जी सर। जोगिंदर आपको? जी सर। ठीक है ना? तो सुनते रहो बेटा। जैसे कि सम्मन क्या होता है, जैसे कि कोर्ट ने किसी प्लांटिव डिफेंडेंट, सॉरी डिफेंडेंट को बुलावा है। डिफेंडेंट आपको पता है कितना? तो सम्मन क्या होता है? सम्मन बेसिकली आपका जैसे कि डिफेंडेंट को बुलावा है तो कोई पुलिस ऑफिसर की ग्रेड, ग्रेड 1 ग्रेड 2 सब पढ़ेंगे, अभी नहीं बता रहा मैं, जब नोट्स आएंगे तब इसको क्लियर कर देंगे हम। तो पुलिस ऑफिसर का जो सब इंस्पेक्टर होता है, उससे नीचे हवलदार, सब इंस्पेक्टर तक आपके घर में आ सकता है। ठीक है ना? आपको सम्मन देगा कि आपको ऐसे कोर्ट में अपीयर। जो वर्बली होता है उससे क्या बोलते हैं बेटा? सम्मन बोलते हैं। क्लियर है ना यहाँ पे? तो बेसिकली इसमें आपके हाथ में वो हथकड़ी पहना के लिए लेके जाएंगे। वारंट क्या होता है? वारंट में क्या होता है? डिफेंडेंट के हाथ में हथकड़ी पहना के ले जाते हैं। ठीक है ना? सो वारंट में बेसिकली आपने कोई क्राइम किया, ठीक है ना, जो इम्प्रिजनमेंट कर रहा है कम से कम मिनिमम 2 इयर्स, नॉट लेस देन 2 इयर्स तक। ठीक है ना? सो आपके लिए एक वारंट डिक्लेयर कर दिया जाए। क्लियर है यहाँ तक? सम्मन होता है वर्बली और वारंट होता है लिखित। ठीक है ना? दो साल लिखित में भी है सम्मन, बट उसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं होता। उसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं। सम्मन में बेसिक डिफरेंस क्या, अगर आपसे कोई पूछे, सो वारंट में बेटा आपका इम्प्रिजनमेंट होता है। इसको लिखते रहना बेटा, कॉपी नोट्स लेना। जो मैं बोलता रहा ना, सिविल प्रोसीजर और सीआरपीसी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इसमें आपको बेसिक बेसिक नॉलेज इंफॉर्मेशन होनी ही होनी चाहिए। तो सम्मन में क्या है बेटा? आपका इम्प्रिजनमेंट नहीं होता। वारंट में आपका इम्प्रिजनमेंट होता है नॉट लेस देन 2 इयर्स। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलूं। तो बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या प्रोसीजर से हम अपीयर कर सकते हैं कोर्ट में। सो बेसिकली इसमें टॉपिक आएगा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। हम इंस्टीट्यूशन कैसे कर सकते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे अपील क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है,
ठीक है ना। रिवीजन क्या होता है, रिवीजन कैसे कराया जा सकता है। इसके बाद सेट ऑफ काउंटर क्लेम, ठीक है ना। इसके बाद देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। रेस सब जुडाइस सेक्शन 10 और रेस जुडिकाटा सेक्शन 11। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस सब जुडाइस एंड रेस जुडिकाटा। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएगा। जैसे आपका एमसीक्यू एग्जाम है तो 6 मार्क्स क्वेश्चन मेरे हिसाब से टीचर देगा ही देगा। तो बताएगा बेटा कोई इसमें क्या होता है इसका मतलब। सेक्शन 10 रेस सब जुडाइस और रेस जुडिकाटा। रेस RES SUB JUDICE सेक्शन 10 है CPC का और सेक्शन 11 है रेस सब जुडाइस कहते हैं, सब जुडाइस, ठीक है ना। और रेस जुड़ी काटा। सो बेसिकली बेटा रेस जुड़ी काटा क्या होता है, मैं एक बार ऊपर से बताता हूँ। जैसे आपका कोर्ट खत्म हो गया तो उसी मैटर को वापिस हम कोर्ट के पास नहीं ले जा सकते, उसी सेम कोर्ट, ठीक है ना। हमें अपर में जाना पड़ेगा। एक प्रिंसिपल है, रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ रिवर्स नहीं कर सकते, ऊपर जाएंगे। एक टाइम पर एक हाँ एक, हाँ उससे ज्यादा और हाँ रेस्ट सब जुडाइस SUB JUDICE और रेस्ट जुड़ी काटा RES, हाँ रेस्ट जुड़ी काटा JUDICATA सेक्शन 11। आपने ये नहीं सेक्शन 10 सब जुडाइस और जुड़ी काटा 11। आपने ये कहा So, कि ये होता है कि अगर हम किसी कोर्ट में केस कर रहे हो और आगे अपर में जाना है तो सॉरी हम उसके दोबारा को उसी कोर्ट में केस नहीं कर सकते, हम ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ बेटा उसको हम बोलते हैं रेस जुडिकाटा। और 11 क्या होता है सर? 10 होता है बेटा रेस सब जुडाइस और 11 जुड़ी काटा, ठीक है। सो बेसिकली देखो हम स्टार्ट करते हैं, बस मेरे को ऊपर से बताना था, ठीक है ना। सो बेटा आपके पास नोट्स प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। सो एक बार देखो जो सिविल प्रोसीजर कोड है ये थोड़ा लेंथी है और CR क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये मुझे पूरा फैब लग जाएगा इसको कराने का पूरा फरवरी, ठीक है ना। तो बेटा LLB सेकेंड ईयर में जो सिविल प्रोसीजर कोड है, एक बार माइक म्यूट कर लो शिवानी आप। जो सिविल प्रोसीजर कोड है आपके साथ इसका एक लिमिटेशन एक्ट भी 1963, जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो 1908 है, ठीक है। जो आपके पास नोट्स पहुंचोगे एक सिंपल नोट्स के नाम से होगा, मैंने स्क्रीन में ओपन कर रखा है। एक बेयर एक्ट से होगा, ठीक है ना। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोट्स है। सपोज बेटा आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, तो मैं एक बार बता देता हूँ, अभी क्लास स्टार्ट करें क्योंकि बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं ना ऑल ऑफ सडन। तो बेसिकली अगर मेरे पास टाइम नहीं है शिवानी मनीषा तो मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाऊं। 101,000% मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे क्वेश्चन 100% आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक से। अगर आपका बेटा थ्योरेटिकल एग्जाम होता तो ये जो मैंने नोट्स भेजे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर ये भी पढ़ के बच्चा जाए तो पूरे अच्छे नंबर जाए 50% से ज्यादा। ये जो टॉपिक है जैसे डिग्री, जजमेंट, कॉज ऑफ एक्शन, रेस सब जुडाइस, रेस जुडिकाटा, सेट ऑफ काउंटर क्लेम, अपील, रिवीजन, रेफरेंस, ठीक है ना। इसके बाद सेक्शन को भी गो थ्रू कर लेना, मैं सेक्शन क्लास के एंड में भेज दूंगा। अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में बेटा, अभी मैंने प्रिपेयर नहीं किया, इस पूरे हफ्ते में बहुत ज्यादा बिजी था, ठीक है ना काम। तो बेसिकली ये आप पढ़ना है इसमें, ठीक है ना, कि आपका जुरिडिक्शन कितनी तरह की होती है, अपील कितनी तरह की होती है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सिविल प्रोसीजर कोड बहुत अच्छा बुक है, ठीक है ना। क्रिमिनल भी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। LLB सेकंड ईयर है बेटा, LLB थर्ड ईयर बस रट्टाफिकेशन है, इसमें क्यों क्या कैसे नहीं होता, बस आपको लर्न करनी चीजें और कुछ नहीं, और मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ जो क्रिमिनोलॉजी, जो आप CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे, LLB थर्ड ईयर में क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। जो सिविल प्रोसीजर कोड अभी आप पढ़ रहे हैं इसका एडवांस फॉर्म आएगा आपका LLB थर्ड ईयर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम।
तो हाँ और इसका मतलब ये है हम्म, रेस्ट सबजुडाइज, इसका मतलब क्या होता है सर? एक मैं दिखा देता हूँ बेटा। ये मैंने ना देखो, जैसे मैंने ये थोड़ा सा हेल्प करने के लिए आप कैसे फॉरवर्ड करेंगे? ये देख लो सर आप, जैसे रेस्ट जो सब जुडाइस अप्लाइज करता है उन मैटर में जो पेंडिंग है, जो अभी पूरे फाइनल जिनका डिसीजन नहीं आया है। और रेस्ट जुडिकाटा उन मैटर पे होता है जो एडजुडिकेटेड है। एडजुडिकेटेड का मतलब क्या होता है? तो यार हाँ, जिसकी डिक्लेरेशन हो चुकी है, विच इज डिक्लेयर बाय द कोर्ट। तो बेसिकली बेसिक डिफरेंस हो गया। एक हाँ हाँ एक बोलो बेटा। सर एक चीज हाँ और, हाँ अभी जैसे मैंने जो देखा है उसमें ये है कि रेट सब्सिडाइज का मतलब ये है कि कोर्ट में दो या दो से ज्यादा सेम टॉपिक पे कोई फाइल रन करती है उसको बोलते हैं। आफ्टर द डिग्री ऑफ द जज वो नेक्स्ट करेक्ट है बेटा, एकदम। तो बेसिकली देखो, इसके बाद एक और ये डिफरेंस मैंने अभी सुबह ही दिए थे। सो बेसिकली रेस्ट जुडिकाटा होता है उन मैटर में जो डिक्लेयर हो चुके हैं, और रेस्ट सब जुडाइस ये एक ऐसा आपका होमवर्क भी है। नोट्स में पूरा क्लैरिफिकेशन दे रखा, बट इसको अच्छे से गो थ्रू कर। मतलब 100 मार्क्स के पेपर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा ही। ठीक है ना, 100% आएगा। सो बेसिकली रेस्ट जुडिकाटा होता है जिसमें डिक्लेरेशन हो रखी है, और रेस्ट सब जुडाइस होता है जो आपका पेंडिंग। ठीक है ना? तो हाँ, तो ये बेसिकली लास्ट पॉइंट आप देख सकते हो कि जो बोथ पार्टीज है वो लिटिगेटेड अंडर द सेम टाइटल, सेम मीन सेम कैपेसिटी, यानी कि सेम मैटर्स पे। और रेस्ट सब जुडाइस क्या होता है? जो लिटिगेटिंग होते हैं सेम टाइटल इन बोथ द सूट। मतलब दोनों में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल डिफरेंस बता रहा हूँ। दोनों में सेम टाइटल होता है, दोनों में पार्टीज भी सेम होंगी, बट ये पेंडिंग केसेस के लिए होता है रेस्ट सब जुडाइस। रेस्ट जो ये रेस्ट सब जुडाइस पेंडिंग केसेस के लिए होता है सेक्शन 10, और सेक्शन 11 होता है जो डिक्लेयर हो चुकी है। हाँ, डिक्लेरेशन हो चुकी है। जो ये जुडाइस है, हाँ ये पेंडिंग केस चल रहे हैं हाँ ये प्रेजेंट कोर्ट में, तो उसी से रिलेटेड है। हाँ, उसी से नेक्स्ट मतलब नहीं है, नहीं। वो चलता जाएगा। हाँ, दैट एक तरह से प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल जैसे हम ट्रांसफर, डॉक्ट्रिन। हाँ डॉक्ट्रिन नहीं पढ़े थे बेटा, हाँ उसमें कोई एग्जांपल दो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के डॉक्ट्रिन के भूल गए। हाँ, और वो अगर हाँ, कंप्लीट हो जाएगा तो वो उसमें चला लेस जाएगा पेंडिंग, जुडिकाटा में। तो सेम वैसे ही बेटा। सर ठीक है ना मनीषा? तो मैं बेटा नोट से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले आज की क्लास थोड़ी आपकी बेसिक रहेगी, एडवांस में नहीं चलेंगे हम। ठीक है, तो ये नोट्स अगर पॉसिबल होगा तो निकाल लेना। हाँ एक चीज और, ठीक है। जैसे कुछ हाँ जो केसेस जो इसमें चल रहे हैं अरेस्ट सब्सिडाइज में, वो अगर कंप्लीट होते हैं, लाइक उसका पेंडिंग केसेस क्लियर होता है तो वो जुडिकाटा में जाता है। हाँ, तो क्लियर, सही है बेटा, एकदम सही। सो बेसिकली देखो आप, पहले मैं आपको प्रोसीजर ऑफ सिविल ट्रायल, आपका एक प्रोसीजर होता है सिविल ट्रायल करने का। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट होता है इंस्टीट्यूशन और सूट। फिर इसके बाद प्लांट को सबसे पहले देखो, अगर मेरे को सिविल ट्रायल कराना है तो प्लांट का एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है। प्लांट कहने का मतलब है, हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में पढ़ा था, प्लांट और डिफेंडेंट। ठीक है, सो प्लांट इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी करता है। अगर एक्सेप्ट करेगा तो समवन होगा। समवन किसका होगा? डिफेंडेंट का होगा। ठीक है, फिर समवन के बाद देखो आपका अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन आता है। ठीक है ना? ये एक तरह से एक चार्ट फॉर्म है, बस ऊपर से इसको गो थ्रू कर लो। अभी मैं इससे स्टार्ट नहीं करूंगा, इसके जो थोड़ा सा नीचे वहां से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं। ये थोड़ा लॉ लैंग्वेज है बेटा, एक तो पूरा बेयर एक्ट ही डाल दिया मैंने। जिसको बेयर एक्ट पढ़ना है बेयर एक्ट पढ़े, जिसको सेक्शन से पढ़ना है इजी चलना है वो इजी चले। ठीक है, सो बेसिकली देखो आपका सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ठीक है ना? जब मैंने अपने एग्जाम दिए थे बेटा तो मैंने तो इसी से पढ़ा था, तो मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसी से पढ़ाता हूँ पहले, क्योंकि आपका एमसीक्यू पैटर्न है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। दिख रहा है ना मनीषा, शिवानी, जोगिंदर आपको नोट्स? यस हाँ सर। जी लास्ट सर, दिख रहा है। इसी में जो अभी खोला था ना, पेज नंबर बेटा ये है 25 में, इसी के आखिरी में होगा। मिला आपको?
मिल गया ना। तो बेसिकली देखो आप, ये बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड क्या होता है, जो कंसोलिडेट और अमेंड करता है, अमेंड यानी चेंज करता है, ठीक है ना। यहाँ से फोल्ड कर लो हल्का सा छोटा सा पर, यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बेटा देखो बच्चे है नहीं, संदीप भी नहीं, उसका भी थोड़ा लॉस ना हो, तो मैं थोड़ा बेसिक से चलूं। क्लियर है ना ये चीज, बेयर एक्ट से नहीं जा रहा मैं सीधा। बेयर एक्ट से जाओगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, पूरा थ्योरेटिकल ज्ञान, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो सिविल प्रोसीजर कोड आपका आया कब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा है। चाहे देखो मेरा ये एक तरह से आपके लिए होमवर्क असाइनमेंट है। देखो अगर मैं नहीं बता पाऊं तो आप बड़े बच्चे आप खुद भी कर सकते हो कि कब स्टार्ट हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू एग्जाम में गलत मत करना। सो बेसिकली आपका स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1909 से, ठीक है ना। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें सिविल प्रोसीजर कोड, हम इसको सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें आपके सेक्शन कितने, 158 सेक्शन है, 1 शेड्यूल है, 51 ऑर्डर, ठीक है ना। आपने कवर अप कर लिया ये चीज एमसीक्यू पैटर्न से। तो फर्स्ट इसमें देखो दो पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 158 सेक्शन है और दूसरे पार्ट में कितने 51 ऑर्डर्स है। तो फर्स्ट पार्ट कंटेन्स 158 सेक्शन एंड सेकंड पार्ट कंटेन्स 51 ऑर्डर, ठीक है। सो जो फर्स्ट पार्ट है उसको अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट से, आपको पता है ये चीज, पार्लियामेंट आर द लॉ मेकर, लेजिस्लेचर जिसे बोलते हैं। एंड वेयर एज द सेकंड पार्ट विच इज अमेंडेड बाय द जुडिशरी। जो पार्लियामेंट जब मैं कहूं तो पार्लियामेंट का मतलब है लेजिस्लेचर, और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है, जुडिशरी, ठीक है ना। तो इसमें एक बेसिक डेफिनेशन दे रखी है बेटा, इसको भी पढ़ना है। डिग्री, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? शिवानी आइडिया है बेटा डिग्री का मतलब क्या होता है? डिसीजन, जजमेंट, जजमेंट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। सो बेसिकली डिग्री का मतलब क्या, हमने पिछली एलएलबी फर्स्ट ईयर क्लासेस में किया था। सो क्लासेस करोगे तो बेटा नॉलेज पक्का रहेगी, क्लासेस नहीं करोगे तो हर चीज से मुक्त रहोगे, मुफ्त रहोगे, वंचित रह जाओगे। तो बेसिकली देखो आप, डिग्री का मतलब क्या होता है, ये आपका सेक्शन 2 क्लॉज 2 या सब सेक्शन 2 में आता है, ठीक है ना। सेक्शन के साथ है, इसको एक बार पढ़ लें। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आज की क्लास में चलेगा वो इंपॉर्टेंट चलेगा, मेन कोर उठाया जो एग्जाम में 100% पूछे जाए, ठीक है। मैं ज्यूरी प्रेडिक्स का भी तैयार कर रहा हूँ, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है वो सच में, उसमें ऑथर है ना, ऑथर बारे में। सो बेसिकली डिग्री आपका डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में, आपका पॉजिटिव नेगेटिव बहुत होता है जजमेंट। सो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन टू डिक्लेयर होने वाला, जो डिटरमाइन करेगा राइट ऑफ पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, जो कंट्रोवर्सी चल रही। सो बेसिकली इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है आपका, इसमें इंक्लूड नहीं होता है कोई ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, नहीं होता कोई एडजुडिकेशन, जो देखो आपका, हाँ सॉरी हाँ सर, कोई इसमें एक वर्ड था ये मेरा ना, एडजुडिकेशन मतलब क्या बताया था आपने? जो डिक्लेयर होने वाला है, टू बी क्लियर, टू बी डिक्लेयर, थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखो जो डिग्री आपका इंक्लूड नहीं होती है, सबसे पहले कोई डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अब जैसे डिग्री हम डिक्लेयर कर रहे हैं और पार्टीज में कोई डिफॉल्ट हो गया, मैटर में कोई डिफॉल्ट हो गया, तो ये चीज इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है ना। फिर फर्स्ट पॉइंट कह रहा है जो अपील है, अब बेसिकली बेटा हम अपील पढ़ेंगे इसी में आज, ठीक है ना अभिषेक, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली अपील 4 तरह की होती है, ठीक है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील। अभी कराता हूं। सो बेसिकली एक्सप्लेनेशन से हमें क्या देखो, डिग्री क्या क्या इंक्लूड नहीं करती, कोई डिफॉल्ट हो गया या फिर कोई अपील हो गई, किससे, ऑर्डर से। सो बेसिकली आपका ये फाइनल होता है, ठीक है ना। सो बेसिकली देखो आप, इसमें बता रखा है कि जो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसका, एडजुडिकेशन का, एक कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होगा राइट ऑफ पार्टीज का। ये एक तरह से डिटर्मिनेशन डिटरमाइन करेगा कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किससे, सूट से। और ये बेसिकली एडजुडिकेशन आपका किस में दिया गया है, सूट में गिवन। क्लियर है बेटा यहां तक? इसके बाद देखो ये कुछ समझने वाली बात है, ऐसा अभी मुझे चीज करानी नहीं चाहिए बट मैं ऊपर से बता रहा हूँ, इसे समझना अच्छे से।
जैसे कोई शूट हो रहा है, जैसे हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम शूट कहाँ करेंगे, तो एक मैटर पे डिस्कस किया जाता है, जैसे आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर शूट किसी घर को लेके हो रहा है, बिल्डिंग को लेके हो रहा है, तो बेसिकली जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसी से शूट रिलेटेड होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है अगर मैटर ही इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही आप इन्वॉल्व कर सकते हो केस में, उसके अदर को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो चीज। देखो इसके बाद अगर उसकी जुरिडिक्शन, मैं पहले पर से बताता हूँ फिर इसको दोबारा से करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नीचे भी है। तो बेसिकली इसमें देखो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, अगर उसकी जुरिडिक्शन डिफरेंट कोर्ट में हो रही है या फिर जुरिडिक्शन उसकी असर्टेन है, तो कोई एक कोर्ट कर सकता है, एनी ऑफ द कोर्ट कर सकता है। सूट रिलेट करा अगर किसी पर्सन ने गलत किया, तो जहां गलत हो रहा है वहां उसका डिसीजन दिया जाएगा। और मूवेबल प्रॉपर्टी में जहां डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वर्क फॉर गेन, ठीक है ना, अभी पढ़ाऊं मैं, इसे नीचे है ये चीज डिटेल में। इसके बाद देखो सूट रिलेटिंग टू अदर केसेस, अदर सूट, सो बेसिकली जहां डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है, कॉज ऑफ एक्शन, अभी कॉज ऑफ एक्शन कौन करता है, डिफेंडेंट करता है प्लांटिफ के लिए, ठीक है ना, पढ़ेंगे आगे हम। इसके बाद देखो कोई अगर सूट किसी, देखो सूट किसी बॉडी से या कॉर्पोरेट कंपनी से रिलेटेड है, तो जहां ऑफिस सिचुएटेड है, जहां ऑफिस है वहां पे किया जाएगा, या फिर जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, ठीक है ना, हाँ जहाँ पे एक्शन हुआ। सो बेसिकली देखो आप इसके बाद एक डेफिनेशन इन्होंने कुछ दे रखी है, जैसे ऑर्डर। सो ऑर्डर और डिग्री में फर्क क्या है, कोई बताएगा मुझे, बताओ निकिता, अभिषेक, ऑर्डर और डिग्री में फर्क। डिग्री होता है जजमेंट से मतलब सर मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे बोलते हैं ऑर्डर हाँ वही वो थोड़ा वो सम और रिलेटेड ऑर्डर वर्बल और रिटन में मैटर तो नहीं हो रहा है, इट्स वर्बल, इट्स रिटन, वर्बल हाँ वर्बल वही है। ऑर्डर कहने का मतलब है टेम्पररी इंजेक्शन, छोटे समय के लिए, ठीक है ना। तो ऑर्डर को डिफाइन किया गया है, देखो आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में, फॉर्मल एक्सप्रेशन, हाँ टेम्पररी इंजेक्शन रोक लगा देना, जैसे कोई ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने हेलमेट पहनने के लिए बोला है, वो तो आपका एक परमानेंट डिग्री हो गया। टेम्परली कोई रोक लगा दी, जैसे सीएनजी आपका, हाँ लॉकडाउन लगा है और अभी स्कूलों की ऑफ चल गए थे विंटर वेकेशन के, तो ऑर्डर हो गया। या फिर आपका सीएनजी जो कार्स है, पॉल्यूशन ग्राफ 4 की वजह से उन्हें अलाउ नहीं किया गया, तो ऑर्डर। डिग्री होता है फाइनल डिसीजन और ऑर्डर होता है छोटे समय के लिए। So can we call a judgment degree? हाँ इसके बाद देखो जजमेंट में बेटा दोनों आता है। जजमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में होता है सिविल प्रोसीजर कोड में, बेसिकली स्टेटमेंट जो दिया गया जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिग्री और ऑर्डर। सो बेसिकली जजमेंट किसके बिहाफ पे दिया जाता है, डिग्री या फिर ऑर्डर के बिहाफ पे, ठीक है ना। जो जज है उसके पास ऑर्डर भी होगा और डिग्री भी होगा, तो उसके हिसाब से वो जजमेंट देगा। डिग्री और ऑर्डर एक ही डिग्री नहीं बता, तो जजमेंट क्या होता है, निर्देश देना, और डिग्री जो पर्सन के ऊपर बाइंड है उसे करना ही करना। ऑर्डर हो गया टेम्पररी रोक लगाना, ठीक है ना। चले बेटा आगे। डिग्री बाउंड हो गया, ऑर्डर टेम्परेरी हो गया, जजमेंट क्या हुआ, जजमेंट जो देगा निर्देश देगा, कोर्ट एक निर्देश देगा। क्लियर है बेटा शिवानी? यस सर। मनीषा क्लियर है ना बेटा? चलो ना बेटा, आ रहा है ना अच्छे से समझ में? जी सर। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके बाद देखो एफिडेविट, बेटा जब मैंने अपने एग्जाम दिए थे ना सीएस के, तो उसमें मैंने इसी से पढ़ा, मुझे तो अच्छा लगा था, तो मैंने आपके लिए भी तैयार यही सेम किया। सो बेसिकली देखो एफिडेविट क्या है, एफिडेविट एक डिक्लेरेशन और ओथ होता है, ठीक है ना। कोई बताएगा बेटा व्हाट डू यू मीन बाय एफिडेविट? सिंपल है, ये सीआरपीसी में भी आएगा, इट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। आई थिंक द सेल्फ एसेसिएशन दैट, हाँ यस वेरी गुड, कि मैं एफिडेविट बना रहा हूं कि मैं ये हूं, दिस इज एक्चुअली मैं ऐसा पूछ रहा था। हाँ करेक्ट है बेटा,
करेक्ट है, करेक्ट है। और अच्छे से कोई शिवानी, मनीषा, मनीषा आपको इन्फॉर्मेशन होगी एफिडेविट के अच्छे से? यस सर। बताओ बेटा, बोलो बोलो मनीषा, क्या कहोगे एफिडेविट के बारे में? एफिडेविट आप सबने कहीं ना कहीं तो देखा होगा बनवाते हुए। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी अपने वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन कराया था हाँ, उसमें very स्कूल good. आर्ट्स फॉर मैथमेटिक्स, हम्म उसमें तो मैंने ये सेल्फ डिक्लेयर किया था कि आई एम दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई थिंक अपने खुद को ओ सेल्फ ओथ रखना कि मैं खुद डिक्लेयर कर रहा हूँ। हाँ, खुद डिक्लेयर कर रहा हूँ कि दैट पेपर इज एफिडेविट। हाँ, करेक्ट है। ये बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, एकदम सही। बताओ बेटा मनीषा, आप कोई एग्जांपल देना चाहो इसमें? सर सेम ही है, मतलब एफिडेविट का बताया तो उसने। देखो एफिडेविट क्या होता है बेसिकली मैं बताता हूँ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आएगा, ठीक है ना? फिर से आएगा तो मैं फिर बता देता हूँ। सो एफिडेविट क्या होता है, हम नोटराइज कराते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट पर्सन, मैं किसी नोटरी वाले के पास गया, सुनते जाओ एक कहानी से समझा रहा हूँ। नोटरी वाला सेकंड पर्सन, ठीक है ना? सो फर्स्ट पर्सन क्या हुई, डिपोनेंट हो गई। डिपोनेंट यानी कि मेरे नाम पे कोई एफिडेविट बनाया जा रहा है। किस स्टैम्प ड्यूटी पे बनाया जा रहा है? 10 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी, 100 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी, 10 से 100 के बीच में हो, तो उससे ज्यादा नहीं होती। मिनिमम 10 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी होता है। तो बेसिकली मिनिमम 10 रुपए की जो स्टैम्प ड्यूटी में एफिडेविट बनाया जा रहा है, ठीक है ना? ये डिक्लेरेशन होता है किसके द्वारा? डिपोनेंट के द्वारा, यानी कि फर्स्ट पर्सन के द्वारा। यस। कैसे? जैसे कि मैं रहता हूँ, जैसे मेरे को अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, ठीक है ना? अब मुझे बच्चे का एडमिशन कराना है, मेरा जो रेजिडेंसी है वो कहाँ के? बिहार की है, पर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। सो आई विल डिक्लेयर ऑन एफिडेविट दैट आई एम रिजाइडिंग ऑन रेंट इन दिल्ली। क्लियर है? बिकॉज आई हैव आधार कार्ड ऑफ रिजाइडिंग बिहार। क्लियर है यहाँ तक? करेक्ट एक एग्जांपल ये ले लिया मैंने एफिडेविट का। दूसरा एग्जांपल एफिडेविट का हम लेते हैं, जैसे कि हमारा कोई ट्रैफिक डिपार्टमेंट का, ठीक है ना? अब जैसे कि मैं 18 साल से कम हुआ, मेरे लड़के को कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो मैंने उसके लिए कोई एफिडेविट बनवा लिया, ठीक है ना? सो एफिडेविट इज अ कॉमनली यूज डॉक्यूमेंट, ठीक है ना? इज अ कॉमनली यूज डॉक्यूमेंट बाय द नोटराई फॉर पर्सन, ठीक है ना? सो बेसिकली एक एफिडेविट, एग्जांपल हाँ दे हाँ रही बोलो हूँ मैं। बेटा। एक एग्जांपल हाँ है, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल ना, कि हाँ। अगर सपोज करो हमारे कोई डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं, तो ऑन दैट बेसिस हम जाते हैं, मतलब इसमें कोर्ट, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, नोटराई। कचहरी वगैरह को कुछ और बोलते हैं, ठीक है। वहां पे जाके नोटरी बनवाते हैं एफिडेविट का, और उसके बाद से उसमें रिटन में लिखवाते हैं कि माय डॉक्यूमेंट इज लॉस्ट ड्यू टू सम रीजन, और उसमें कंसिक्वेंसेस के लिए ये मतलब वो होता है कि अगर आगे चल के कोई भी आपका मतलब ये जो आप लिखवाते हो उसमें गलत साबित होता है, उसके कंसिक्वेंसेस भी खराब हो सकते हैं, मतलब कुछ भी एक्शन आप पे लिया जा सकता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट जवाब दिया है मनीषा ने। क्या बोला था? मनीषा ने बोला है कि सर जैसे कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वो गुम हो गया, तो अगर मेरे को दोबारा से नया बनवाना है तो मैं एक एफिडेविट जनरेट करवाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि मेरा ऐसे डॉक्यूमेंट लॉस हो गया। अगर कोई मैंने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी तो एक सीरियस लिखा हुआ है, देखो, अगर कोई फर्निशिंग फॉल्स एफिडेविट है तो क्या रिजल्ट करेगा? सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस करेगा। अब देखो एक भारत है, इसमें कोई सीरियस तो होता नहीं, सब हल्के में लेते हैं। बस आपका होगा क्या? डॉक्यूमेंट बनेगा नहीं, इससे ज्यादा क्या होगा? जेल तो होगी नहीं आपको, ठीक है ना? सो बेसिकली एफिडेविट एक डिक्लेरेशन होता है ओथ में, जो राइटिंग में ही होता है, वर्बल नहीं होता है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो पर्सन एफिडेविट बना रहा है उसमें सारे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स डालते हैं। किसके लिए बनाया जाएगा? फर्स्ट पार्टी, जैसे कि मैं, और जो जिसके लिए एफिडेविट बनाया जा रहा है, यानी कि फर्स्ट पार्टी को ही डिपोनेंट कहा जाता है। फर्स्ट पार्टी को ही डिपोनेंट कहा जाता है। सो बेसिकली डिपोनेंट एक शपथ लेता है किसके सामने? वो कहने वाली बात है, शपथ ले रहा है, वो लिखा होता है एफिडेविट में, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में मैं दिखा, जब सीआरपीसी कराऊंगा ना, तो एक नॉर्मल एफिडेविट दिखा भी दूंगा बना बना है, ठीक है ना? सो बेसिकली ये प्रेजेंस होता है किसी नोटरी पब्लिक, मैंने बताया ना, नोटरी पब्लिक जो पैसा नहीं देते हैं, जैसे हम जाके रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, एफिडेविट वही साथ। सर एक क्वेश्चन हाँ ये है
I know this can be registered affidavit, but that is under notary or under sub registrar. नोटरी नोटराइज किया हम जाता सब registrar रजिस्टर कर सकते हैं इसको। सब रजिस्ट्रार हाँ। नहीं फिर अगर मुझे इसको register कराना है, हम्म। नोटरी ही करेगा या सब registrar नोटरी करेगा? नोटरी नोटरी का नोटरी करेगा। नोटरी का ठीक है ना, नोटरी पब्लिक के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। चले बेटा आगे, बस अगर कोई एमपी एमएलए आ गया ना, अगर वो एफिडेविट कोई ऑफ उसके लिए बना रहे तो रजिस्ट्रार का उसमें हेल्प आता है। जैसे कोई कंपनी से रिलेटेड काम हो गया, उसके लिए कंपनी के लिए हम एफिडेविट बना रहे तो रजिस्ट्रार से ओके, तब तो से जैसे अगर हम कोई कंपनी का इशू आया और उसने एफिडेविट बनाया तो दैट कैन बी रजिस्टर्ड अंडर सब रजिस्ट्रार। हाँ अब कोई इंडिविजुअल के लिए आ रहा है तो नोटरी तक ओके, तो उसमें जो भी डिग्री आएगी नोटरी पे ओके हाँ बन जाएगी। well, ये फर्क। तो पब्लिक के लिए नोटरी हो गया, ठीक है ना। पब्लिक के लिए हमारा नोटरी है, और जैसे हमें किसी कंपनी के लिए बना रहे तो आपका वो रजिस्ट्रार हो। क्लियर है बेटा शिवानी, मनीषा, जोगिंदर? आगे चले बेटा हम। क्लियर है ना? मैं देखो धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इसको धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, भगाऊंगा नहीं। सर नोटरी ठीक का है। मतलब क्या होगा? नोटरी क्या हो सकती है? नोटराइज Why कर notarize? टू Get it? ट्रू मतलब ट्रू प्रूफ तो देता उसके है। लिए हम एफिडेविट बना रहे हैं अपना। हाँ, तो नोटरी कहने का मतलब है जो एप्लीकेबल है सबके लिए, सारी जुडिशरी बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। जुडिशरी बॉडीज 3 है ना आपकी, कौन कौन सी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। कि आगे मेरे ऊपर कोई लीगल केस ना हो जाए। अगर उसको पहले स्टेप को हाँ नोटराइज करा। अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, हाँ अगर कोई कंपनी होती तो वो रजिस्टर होता हाँ। आफ्टर एफिडेविट, तो ये पहला स्टेप है। अब बेटा आगे चलें। अब देखो टॉपिक आता है जुरिडिक्शन। सो जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, कोई समझाएगा मुझे? बताओ बेटा जुरिडिक्शन, निकिता। So suppose example, मेरे तो I'm working in this jurisdiction, मतलब जैसे मेरा स्टेट जो हो गया वो मेरा जुरिडिक्शन हो गया। जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो जो मेरे जो भी केसेस होंगे तो दिल्ली के जुरिडिक्शन में ही आएंगे। करेक्ट है बेटा। तो जुरिडिक्शन देखो आपके कितने हैं वैसे? 4 हैं। हाँ 4 होते हैं, ठीक है ना। कोर्ट डिसाइड करता है। तो बेसिकली जुरिडिक्शन में थोड़ा नीचे चल के बता रहा हूँ, ठीक है ना। जुरिडिक्शन 4 तरह की होती है बेटा। एक मिनट देखो, जुरिडिक्शन आपका एक तो सब्जेक्ट मैटर पे होगी। जैसे जो जुरिडिक्शन आपका चल रहा है किसी सब्जेक्ट मैटर पे होना चाहिए। इसके बाद देखो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, जो कौन करेगी? गवर्नमेंट फिक्स करेगी। फिर जुरिडिक्शन ओवर पर्सन, ये भी कौन फिक्स करेगा? गवर्नमेंट करेगी। जुरिडिक्शन हम मींस अथॉरिटी बाय विच कोर्ट हैज टू डिसाइड मैटर। जुरिडिक्शन कहने का मतलब एक ऐसी अथॉरिटी जो कोर्ट डिसाइड करता है मैटर। ये किसी सब्जेक्ट मैटर में भी हो सकता है, किसी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में भी हो सकता है, जुरिडिक्शन ओवर पर्सन में भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा फिर क्या रहा आपसे, पिक्यूशनरी जुरिडिक्शन डिपेंडिंग ऑन पिक्यूशनरी वैल्यू ऑफ सूट। सो बेसिकली इसमें पिक्यूशनरी क्या समझा रखा है देखो आप, कि जो अमाउंट और वैल्यू डज नॉट exceed the pecuniary limit of ordinary jurisdiction or no limit on pecuniary jurisdiction of high court and district court. So basically एक लिमिट पे आता है, जो jurisdiction आपका लिमिट है कि इसके एक्सीड हम जुरिडिक्शन नहीं कर सकते कोर्ट में। जैसे हमने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कि इतने, जैसे 1 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, 1 करोड़ के बाद 1 करोड़ से 10 करोड़ कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में। फिर 10 करोड़ से बाद सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली इसमें यही पता रखा है जुरिडिक्शन में कि हम जुरिडिक्शन लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद देखो जुरिडिक्शन को फिर से क्लासिफाइड किया गया उसके पावर से। पावर से सबसे पहले आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, जिसमें कोर्ट ट्राई करता है, डिसाइड करता है सूट फाइल करने से पहले, यानी ओरिजिनल जो सबके ऊपर एप्लीकेबल। इंडिविजुअल हम कैसे समझेंगे इंडिविजुअल से? एपिलेट का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? एपिलेट
LLB फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। specific crime. हाँ वेरी गुड, अच्छा एक्सीलेंट जवाब। एपिलेट कोर्ट हमने पढ़ा था। एपिलेट कोर्ट जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। इसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। एक्साइज एपिलेट ट्रिब्यूनल, जो डिफरेंट केसेस के बनाए जाते हैं। सो बेसिकली अगर कोई केस, इसमें वही बता रहा है कि जैसे एपिलेट ज्यूरिडिक्शन है, अगर मेरा कोई ज्यूरिडिक्शन मुझे कराना है तो मैं किसके पास जाऊंगा? एपिलेट कोर्ट के पास जाऊंगा। तो एपिलेट कोर्ट हियर्स अपील अगेंस्ट द डिसीजन और डिक्रीज पास बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट। It's a special code. हाँ स्पेशल कोर्ट। इसके बाद देखो आप फिर लास्ट में क्या रहा है, क्रिमिनल एंड एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। सो बेसिकली ऑल द थ्रीज हैव द पावर फॉर बोथ क्रिमिनल एंड एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। सो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके पास है बोथ ओरिजिनल एंड एपिलेट ज्यूरिडिक्शन इन वेरियस मैटर। क्लियर है? वैसे बेटा बेसिकली आप बच्चे हो तो समझ जाओ, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है, इसमें सिविल ट्रायल और क्रिमिनल ट्रायल के केसेस होते हैं। बट एपिलेट में हमारे डिफरेंट केसेस क्या आ जाते हैं, ठीक है ना। ये बस थ्योरी में समझाया गया और कुछ नहीं। चले आगे, चले अभिषेक। इसके बाद देखो बेटा फिर आप, हाँ बोलो बेटा, किसी को डाउट है? बोलो बेटा, मनीषा, शिवानी, कोई डाउट है? क्या होता है? जो original जो है, सर डाउट तो नहीं है, बट ये जो एप्लीकेंट कोर्ट वो जुडिडिक्शन बताया, इसमें हायर कोर्ट आएंगे ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट लाइक। हाँ, specific. एपिलेट में, एपिलेट में लोअर कोर्ट्स आते हैं सर। हाँ लोअर है बेटा, ओके ओके ओके। ठीक है ना, लोअर आते हैं। Specific कराने में बहुत उसको स्पेशल हो गया ना, हाँ, और क्रिमिनल और एपिलाइट हो गया, उसमें mix होता है और mix matter आता है. और भी तीनों को करा सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा शिवानी, अभी आप खैर कभी बेटा टाइम लगे तो कोर्ट के चक्कर काट के और कोर्ट में जाने देते हैं, ऐसा नहीं कि परमिशन लेके ही कोर्ट में जाना होता है। तो एक बार चक्कर काट के आओ, फिर पता चलेगा। और कोई ठीक केस है। बताओ शिवानी। केस ही तो नहीं मिल रहा बस। ऐसे थोड़ी ना होता है कि केस से ही लगता है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आता है फाइलिंग ऑफ सूट टेरिटोरियल, यानी कि फाइलिंग ऑफ सूट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे अगर देखो सेकंड पॉइंट से पढ़ते फर्स्ट से नहीं, तो बेसिकली फर्स्ट में देखो, अगर सबसे पहले मुझे कोई सूट कराना है तो सबसे पहले मैं लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट में जाऊं। लोवेस्ट ग्रेड कहने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गए, फिर हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या कहना चाहता है, बताएगा बेटा मनीषा आप? According to the 16 property shall be instituted in court within the local limits of its jurisdiction. Immovable property वन करोड़। local limits. ये बोल मत बताइए, पहले ये बताइए। अच्छा ये बोल रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी केसेस होते हैं वो लोअर कोर्ट में ही फाइल होते हैं। सेक्शन 16। सो बेसिकली सेक्शन 16 बेटा, ये जो चार्ट है ना, इसको एक बार देख। यही जो चार्ट हमने ऊपर देखा था, अभी मैंने कहा था ये जो चार्ट है, इसी चार्ट के बारे में बता रखा है। देखो इसी से समझ लेते हैं। अगर कोई सूट आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो बेसिकली वो किसके लिए कोर्ट केस किया जाएगा? जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड, ठीक है ना। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट कह रहा है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो उसमें देखा जाएगा कि ज्यूरिडिक्शन अगर डिफरेंट कोर्ट की हो रही, अगर उसकी ज्यूरिडिक्शन अंडर डिफरेंट कोर्ट में, तो किसी एक कोर्ट में पहले वही है सेम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। और कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन अगर असर्टेन है तब भी कोई तीनों में से एक कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगर सूट हम किसी, देखो अभी तक दो सूट हमने किसके लिए पढ़े? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पढ़े। सबसे पहला इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, जहां वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट किस इमूवेबल प्रॉपर्टी में फाइट किया जाएगा?
जहां वो लैंड सिचुएटेड है उसी के लिए फाइट किया जाएगा। ये नहीं कि किसी और के लिए फाइट कर रहे हो, उसी के लिए फाइट किया जाएगा। दूसरा दूसरा वो डिफरेंट, उसकी जुरिडिक्शन डिफरेंट में हो सकती है, वो लैंड की वैल्यू पे डिसाइडेड होता है, ठीक है ना। वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही करते हैं हम सबसे पहले। आप बीइंग एन इंडिविजुअल, आप जब अपीयर होंगे किसी एडवोकेट के पास, तो एडवोकेट आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के पास ले जाएगा, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाता। फिर इसके बाद देखो सूट रिलेटिंग टू अगर किसी पर्सन के खिलाफ है, ठीक है ना, रॉन्ग डन टू एनी पर्सन, अगर किसी पर्सन ने कुछ गलत किया तो किसके लिए सूट किया जाएगा, जिसने गलत किया, यानी कि डिफेंडेंट के लिए। फिर सेकंड मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो मूवेबल प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कोई व्हीकल हो गया, कोई कार हो गई, कोई एसेट हो गया। सो बेसिकली इसमें किसके लिए होगा, डिफेंडेंट जहां रह रहा, ठीक है ना, अच्छा जहाँ उसका या बिजनेस है, बिजनेस कैरी कर रहा है, या फिर अपने प्रॉफिट के लिए कमा रहा है, ठीक है ना। तो वहां, हाँ बोलो बेटा, मनीषा कुछ बोल रहे थे आप। एग्जांपल नहीं नहीं मैं सर, प्रॉपर्टी कमा रहा हूँ दिल्ली से बाहर, जुडिशियल भाग चलेगी। क्या विषय? सपोज मैं अगर कुछ प्रॉपर्टी के लिए कोई खास जगह पे कमा रही हूँ, हाँ और तो जो होगा जुडिशियल भाग चलेगी हाँ इस केस में, हाँ क्योंकि ये मूवेबल है। हाँ। That's why. इसके बाद देखो फिर आता है सूट रिलेटिंग टू अदर केसेस और अदर सूट। सो बेसिकली अगर कोई अदर केस है तो जहां डिपेंडेंट रिजाइड है वो उसके लिए होगा। फिर थर्ड, जहां कॉज ऑफ एक्शन परफॉर्म किया गया, यानी कि क्राइम हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन जहां पे डिपेंडेंट ने कोई क्राइम किया है। फिर लास्ट बेटा वेरी इजी, कॉर्पोरेट बॉडी के लिए जहां कॉर्पोरेट बॉडी एस्टेब्लिश होगी, जहां उसका ऑफिस होगा, या फिर जहां पे कॉज ऑफ एक्शन किया गया हो। क्लियर है यहाँ तक? तो आपसे कभी कोई पूछे कि अगर जैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कोर्ट केस किसी बॉडी कॉर्पोरेट पे कब करेंगे, किसी डिफेंडेंट पे कब करेंगे, ठीक है ना। तो देखो बॉडी कॉर्पोरेट पे कब करेंगे, जहां पे उसका ऑफिस रजिस्टर या फिर कॉज ऑफ एक्शन हुआ है। किसी सूट अदर रिलेटेड में कहाँ करेंगे, जहां पे सिंपल सी बात, अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप क्या करेंगे, जहां कॉज ऑफ एक्शन हुआ, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं, जहां कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। सो कॉज ऑफ एक्शन हमने इसमें पढ़ा नहीं है। सो बेसिक वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के नोट्स है ना, उसमें कॉज ऑफ एक्शन दिया है। आज का मैं होमवर्क दूंगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक के जो नोट्स है उसको गो थ्रू करना है अच्छे से। बेटा अगर आपका ये अगर थ्योरेटिकल एग्जाम होता तो मैं सब्जेक्ट में अच्छे नंबर दिलवा देता, ठीक है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन के पीडीएफ रखे हुए मेरे पास, वैसे तो सभी के रखे हैं, ठीक है ना। जी सर। इसके बाद देखो बेटा फिर आता है आपका, स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सूट। सो आज ये टॉपिक हमें कवर अप कर देना है क्लास में। सबसे पहले देखो आप डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सूट, ठीक है ना। ये जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सूट है इसके बारे में हम एक बार पढ़ना चाहेंगे, जो आपके स्टार्टिंग में, ठीक है ना, स्टार्टिंग में दिया गया। ये बात तो सेम ही है, जो डिफरेंट स्टेजेस है इसी में आपका अपील, रेफरेंस, रिव्यू सब आ गया, सेट ऑफ क्लेम, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन है सूट है, ठीक है ना। सेम आपका कॉन्सेप्ट सेम का सेम वही उठाया गया। ये थोड़ा एडवांस फॉर्म में, वो थोड़ा इजी लैंग्वेज में, फर्क ये है बस, ठीक है। समवन है, एग्जीक्यूशन है, जजमेंट है, इंस्पेक्शन है। जो बेटा हम जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे और सिविल प्रोसीजर कोड, इसमें स्टेजेस को इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। स्टेजेस के बारे में अच्छे से डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए कि किस स्टेज में क्या क्या परफॉर्म किया जाए, ठीक है। तो हम सीधा नीचे ही चलते हैं बेटा, जहां हमने अभी थे हम। सबसे पहले देखो हम इसको समझते हैं इंस्टीट्यूशन और सूट। अभी इंस्टीट्यूशन और सूट कहने का मतलब है जहां पे आपका कॉज ऑफ एक्शन, जहां पे वो आपका सीओए हुआ, सीओए नोट्स अगर होंगे तो उसमें लिख देना। अभी जो बेटा क्लासेस होंगे उसमें नोट्स निकाल लेना है सारे, प्रिंट, थोड़े पैसे लगते हैं, मैं खुद मानता हूँ, पर निकाल लो, आपकी सहूलियत के लिए आगे आपका यूज होंगे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। सो आपका इंस्टीट्यूशन और सूट का कहने का मतलब है जहां आपका कॉज ऑफ एक्शन हुआ।
सेकंड पॉइंट सम्मन। मनीषा बताएंगे बेटा सम्मन का मतलब क्या अभी हमने पढ़ा था, बताओ मनीषा। Notice from the court. सर एड वर्ड ही नहीं है, एक मिनट मैं बता रही हूँ। Like, औदासे लेके ऐसे लेके आता है। हाँ, तो इसमें क्या इम्प्रिजनमेंट होती है अभिषेक? No. हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये कैसे एविडेंस वो के तो फॉर्म में? परमानेंट आएगी, तो हाँ, बहुत। जो मैं बता तो रहा हूँ, देखना निकिता, जो बेटा इंस्टीट्यूशन आप पढ़ रहे हो ना, ये सेम का सेम सीआरपीसी है। मुझे सीआरपीसी पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी, बट सीआरपीसी में वर्ड चेंज, जैसे सम्मन की जगह वारंट है, ठीक है ना। ये प्ली आ जाता है डिफेंडेंट के केस में, हियरिंग ऑफ सूट में प्ली आ जाता है, डबल जीओपार्डी आ जाएगा, काफी चीजें आएंगी, ठीक है ना। क्या अभिषेक? नहीं, ये हमारा फॉर्म चल रहा है। उसे जो सिविल को हाँ। इससे इसके ऐसा नहीं है। नहीं, ये अलग है। हाँ, बुक अलग है बेटा, लिखो ये सिविल प्रोसीजर है। हैं? दोनों एक ही है। ये दोनों एक ही नहीं 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 नहीं, ये पूरा सिविल प्रोसीजर है। सिविल है, ये भी सिविल ही है ना। हाँ, हाँ। यहाँ सिविल रखा है। किसने? अरे बेटा सिविल है, सीपीसी है, सीपीसी, ऐसे लिखो सीपीसी। हाँ, दोनों एक ही। और वो सीआरपीसी अलग। हाँ, सब सीपीसी। ये सबसे ज्यादा सिविल हो गया। हाँ, सीपीसी अलग है और सिविल वो क्रिमिनल अलग है। थैंक यू। बताओ बेटा मनीषा, सम्मन पूछा। शिवानी, सम्मन बताओ बेटा, सम्मन का मतलब क्या होता है? एनी ऑर्डर टू अपेयर इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर जो मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंट वो अपेयर होते हैं, उन्हीं को सम्मन। हाँ, सो बेटा आई हैव अ क्वेश्चन, इज देयर एनी इम्प्रिजनमेंट इन केस ऑफ सम्मन? क्या सम्मन में कोई इम्प्रिजनमेंट होती है बेटा? नहीं सर, हाँ, वेरी गुड, ठीक है ना, सम्मन में इम्प्रिजनमेंट नहीं होती। नहीं होती जी। वेरी गुड। इसके बाद देखो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो इंस्टीट्यूशन और सूट में क्या होता है, जहां कॉज ऑफ एक्शन हुआ, सम्मन इशू कराया जाएगा, ठीक है ना, डिफेंडेंट को बुलाने के लिए। एक रिटर्न स्टेटमेंट हो गया। अभी रिटर्न स्टेटमेंट कौन देगा? ये आपका प्लेंटिव देगा। हाँ, हाँ, देगा कोर्ट। कहने का मतलब है, मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे मेरे घर पे कोई आया, ठीक है ना, तो घर पे आएगा तो मैं उसको तो ये बोलूंगा ना, भाई मैं चल तो लूंगा कोर्ट पर कोई लिखित तो चीज तो दिखा मुझे। तो रिटर्न स्टेटमेंट किसके द्वारा होगी? प्लेंटिव के द्वारा। प्लेंटिव के द्वारा दिया जाएगा। फिर जो डिफेंडेंट है उसकी डिस्कवरी और इंस्पेक्शन किया जाएगा, ठीक है ना। इंस्पेक्शन करने के बाद उससे अपीयर होना पड़ेगा बोथ पार्टीज को, अपीयरेंस ऑफ बोथ पार्टीज। फिर उनकी हियरिंग होगी, हियरिंग के बाद उनका जजमेंट और डिग्री। जजमेंट क्या है? निर्देश, और डिग्री जो फॉलो करेगा पार्टीज के ऊपर, बाइंडिंग अपॉन ऑल द पार्टीज। फिर लास्ट में उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चले आगे। सर इसके समन बाद का देखो आप, बता रहे हो कि हाँ हाँ, बोलो। कोर्ट इशू करता है ऑर्डर टू अ स्पेसिफिक पर्सन। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। तो देखो आप, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सूट पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो एक बार देखो आप, जो एग्जीक्यूशन, जजमेंट और डिग्री है, एक बार मैं ऊपर देखता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बेटा ऊपर से पढ़ाया था। सर ये वाली जो है मेरे को वो नहीं मिली है, नोट्स नहीं मिली है। कौन सी बेटा? ये ये वाली? जो आप हाँ अभी जो पढ़ा रहे हो आप। अरे ऊपर ही है बेटा, इसी नोट्स के सर नहीं, दो है ना ये वाले नोट्स जो है ना, प्रोसीजर सिविल कोड हम्म। वाले, ये वाले ना नोट्स आए नहीं है किसी के पास, हाँ हाँ, भी नहीं आए। मेरे जीरो पास बेटा, अभिषेक ने तो प्रिंट निकाल रखे हैं। अभिषेक कहाँ निकाल? पता नहीं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन अलग अलग है दोनों। हाँ, नहीं सेम है बेटा। स्टेजेस ऑफ हाँ, अलग अलग। मुझसे तो ये शिवानी और वो मनीषा कह रहे नोट्स आए नहीं निकिता। पहुंचे थे आपके पास? डाले नहीं, डाले हैं बेटा, अभी डाले? नहीं, अभी तो नहीं आया। डाले मैंने हैं। अभी भी नोट्स मांगे मैम ने, तो जो अभी पढ़ाया ना आपने वो दे दिए। वो तो अभी तो आप पढ़ा ही रहे हो। नहीं नहीं बेटा, पहुंच चुके हैं आपके पास। नहीं, पता नहीं फिर। नहीं है। 43 पे नहीं आए वैसे तो। तुम्हारे पास आए क्या मनीषा?
नहीं, एक 45 पेज का आया है जो कि वो सिविल प्रोसीजर लिखा तो है उसमें, बट बट है नहीं ना, ये नहीं, जो आप पढ़ा रहे हो वो उसमें वो से कुछ अलग भी है। नहीं है उसमें। हाँ, नहीं नहीं बेटा, है यार, ऐसे कैसे पता नहीं। भेजा है मैंने सबके। ये सामने निकिता बैठी, इनके पास तो दोनों ही है, सारे हैं ना निकिता। मिला मिला मिला, ठीक है, उसी के ऊपर है, डॉक्यूमेंट। उसी के ऊपर है, जस्ट सिंबल चेक करो आप। अच्छा अच्छा, ऊपर ही है। मेरी क्यों बेइज्जती करवा रहे हो तुम दोनों? सर एक्चुअली हम मेरे को ना वही सिविल प्रोसीजर जो दूसरा वाला आपने भेजा ना वो मैं देख रही थी, तब हाँ, से सोच रही हूँ कहाँ पढ़ा चल रहे हो चल, आप, वो मुझे बेयर याद एक्ट नहीं है बेटा। आ रहा। बेयर हाँ एक्ट देखो, 3 भेजे मैंने। एक बेयर एक्ट आपके होमवर्क के लिए, वैसे मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। जो बचा है उसमें लिमिटेशन एक्ट है ना, इसी के लिए बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट के बाद आपके सिंपल नोट्स हैं। सिंपल नोट्स के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 3 नोट्स आए होंगे देखो, जी जी, ठीक है ना। ठीक है, मिल गया जो मिल गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो होमवर्क है, वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आपको ही करने हैं, ठीक है ना। सिंपल नोट्स हम क्लास में करेंगे, और बेयर एक्ट हम क्लास के एंड में कुछ खोलेंगे पन्ने जो रह गए, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते बेटा, देखो इंस्टीट्यूशन और सूट। सो बेसिकली इंस्टीट्यूशन और सूट में क्या होता है आपका, जब प्लेंटिव के लिए एक एप्लीकेशन बनाया जाता है। सो एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें डाली जाती हैं, देखो आप इंस्टीट्यूशन और सूट, आपका सेक्शन लिखा हुआ है, किस किस सेक्शन से रिलेट करेगा। सेक्शन 15, 16, 20, 26। तो इसमें देखा जाएगा कि हमें कहाँ केस फाइल करना है। अगर आपका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है तो इसमें आपकी रिकवरी, पार्टीशन, सेल, मोर्टगेज देखी जाएगी। पिक्यूशनरी ज्यूरिडिक्शन, वही ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फाइलिंग ऑफ सूट देखो सेक्शन 15 में आता है। सेक्शन 15 में क्या होता है कि हर सूट को पहले कहाँ लाया जाएगा, लोवेस्ट ग्रेड। अब लोवेस्ट ग्रेड कहने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। देखना बेटा अभिषेक, जो हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ शूट कर रहे हैं ना, मैं यहाँ से करा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से काफी सहूलियत रहेगी, मैं डिटेल इंफॉर्मेशन आज की क्लास में मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, मुझे यही समझाना है, बेसिक क्लास है आज की, ठीक है ना। मैं बोले जल्दी भगा के कोई फायदा नहीं है, पल्ले कुछ पढ़े ना कोई, कोई जरूरी नहीं है। सीपीसी और सीआरपीसी अलग अलग बुक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सिविल प्रोसीजर कोड के बाद कराया जाता है, ठीक है ना। सिविल प्रोसीजर कोड में सिविल ट्रायल होता है और इसमें क्रिमिनल ट्रायल होता है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ कोर्ट में देखो आप, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में हम ये कर रहे हैं अभिषेक, फाइलिंग, ये फर्स्ट पेज है बेटा, फर्स्ट पेज है। हाँ इसी में, हाँ इसके नेक्स्ट सेकंड पेज है। सो फाइलिंग ऑफ सूट प्लांट, देखो मनीषा शिवानी सारे नोट्स को देखा करो यार जो भेजता हूँ, ठीक है ना। मैं कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट करा सकता हूँ, बस इसी में मैंने 3 बनाए थे कि आपको इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इम्पोर्टेंट। और सीआरपीसी में 2, क्रिमिनल में 2 भेजूंगा। तो बेसिकली देखो, फाइलिंग ऑफ सूट ऑफ प्लांट आपका सेक्शन 15 में आता है। कोई सा भी सूट है वो आपका कहाँ पे होगा, लोवेस्ट ग्रेड में होगा। कहाँ पे होगा बेटा, लोवेस्ट ग्रेड में होगा, ठीक है ना। सो बेसिकली हायरार्की है कोर्ट की, आप सबको पता है। आपके पास 3 जुडिशियल बॉडीज है। कितनी, 3 जुडिशियल बॉडीज है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएगा। So being an plant, I have to make an application for appearing in court. I have to make application for appearing in court. So application में क्या क्या आता है देखो, मैं समझा रहा हूँ। application for the plant, ठीक है ना। आप जब एडवोकेट बनेंगे तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द प्लांट बनाएंगे। अभी जो प्लांट होता है, एक रिटर्न कंप्लेन होता है, एलिगेशन होता है, किसका, डिफेंडेंट के लिए। किसका, डिफेंडेंट के लिए। तो बेसिकली प्लांट में क्या क्या आता है देखो, दे रखा है, ठीक है। प्लांटिव का नाम, डिस्क्रिप्शन, रेजिडेंस, नेम, डिस्क्रिप्शन, रेजिडेंस। प्लांटिव डिपेंडेंट कोई माइनर है तो उसमें एक स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट, बेटा जो अभी करा रहा हूँ सेम का सेम कॉपी पेस्ट सीआरपीसी में करेंगे। तो अगर ये क्लास आपने अच्छे से समझ ली, सीआरपीसी और अच्छे से आ जाएगी। तो देखो आज स्टेटमेंट ऑफ अफेक्ट हमने एक नई चीज और पढ़ी कि अगर मान लो कोई प्लांट माइनर है, अब ऐसा तो है नहीं बेटा किसी माइनर के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, किसी अनसाउंड पर्सन के साथ गलत नहीं हो सकता, लुनेटिक के साथ नहीं हो सकता। तो जो गलत होगा उसमें वो प्लांट एप्लीकेशन ना देके क्या देगा कोर्ट में, स्टेटमेंट टू द अफेक्ट देगा, ठीक है ना।
तो स्टेटमेंट टू द इफेक्ट ये बेसिकली कौन बनाएगा? एडवोकेट बनाए। जब वो होता है ना, एडवोकेट बनाता है, उसमें क्या कहते हैं, अरे कोर्ट के अंदर बनाता है क्लर्क। To the effect. हाँ, स्टेटमेंट टू द इफेक्ट। ये इसको पेंसिल से अंडरलाइन बॉक्स बना दो इसको, कौन बनाता है? है? कौन बनाता है? मैं बता रहा हूँ चीज को बस। जैसे मैं एडवोकेट के पास गया, क्या कि मेरे को ऐसे डिपेंडेंट के ऊपर केस करना है, तो बीइंग एन प्लांट, अगर मैं नॉर्मल पर्सन हूँ निकिता, तो मैं एप्लीकेशन, मेरे लिए एप्लीकेशन बनाएगा कौन? एडवोकेट बनाएगा। किसके द्वारा? क्लर्क के द्वारा। जो सब डिवीजन क्लर्क होते हैं, जो टाइपिंग के लिए बैठे होते हैं बेटा, वो क्लर्क भी नहीं होते, टाइपिस्ट होते हैं, बैठा रखे होते हैं। उनके कुछ एप्लीकेशन के 100 रुपया 200 रुपया मिलता रहता है, ठीक है ना? क्योंकि एडवोकेट, बता रहा हूँ देखो निकिता, उसके लिए भी ये बनाएंगे। जो माइनर, जो पागल है दिमाग से माइनर है, उसके लिए स्टेटमेंट टू द इफेक्ट बनाया जाएगा। उसमें डिक्लेरेशन होगी कि मैं पागल हूँ, माइनर। सो निकिता, अगर मैं एडवोकेट के पास जाता हूँ तो सबसे पहले जो अपनी वो फीस लेता है 2000, उसमें वो 100 रुपया। ऐसा नहीं बेटा कि एडवोकेट आपसे लूट ही रहा है, वो आपका काम भी कर रहा है, एप्लीकेशन भी बना के दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो उसमें वो अपनी जेब से देगा। देखो कई एडवोकेट तो चतुर होते हैं, वो तो बोल देते हैं कि क्लाइंट को कि आप ही 100 रुपए दो, ठीक है ना? जब मैंने अपना काम कराया था, मैंने तीन बार केस का काम कराया अपने, तो तीनों बार मैंने ही पैसे दिए थे। तो यही मान के चलो, देना तो ऐसे एडवोकेट को देना चाहिए, बट देता कौन है? वो दिलवा, एडवोकेट को देना चाहिए, पर क्लाइंट से ही दिलवाता है, क्लाइंट को देना पड़ेगा, ठीक है ना? मैक्सिमम 200 है और मिनिमम 100। इसके बाद देखो फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन कॉज ऑफ एक्शन। मैंने आपको बताया, जैसे आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें एक कॉज ऑफ एक्शन का टेबल होता है, ठीक है ना? सो कॉज ऑफ एक्शन नेक्स्ट क्लास में मेरे को याद रहेगा बेटा, एक एफिडेविट आप सबको दिखाना, कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है? तो अभी देखता हूँ, अगर क्लास के एंड में दिखता है तो दिखा देता हूँ। सो कॉज ऑफ एक्शन। इसके बाद फैक्ट शोइंग द कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन। कोर्ट एक निर्देश दे रहा है। ज्यूरिडिक्शन कहने का मतलब है ऐसे अपीयर होना है, इस डेट को ये होगा, ये सारी चीजें होंगी। अब प्लांटिव जो क्लेम को रिलीफ चाहता है वो भी लिखा होगा उसमें, ठीक है ना? और इसके बाद वेरिफिकेशन। सो कहने का मतलब है, देखो बेटा, आपका जैसे एफिडेविट है, मैं ये कहने वाला था पर मैंने कहा भी स्टॉप करते हैं। जब प्लांट है, प्लांट दो चीजें बनाएगा, एक एप्लीकेशन बनाएगा निकिता आपका, और एक क्या बनाएगा? एफिडेविट बनाएगा, ठीक है ना? मुझसे भी एफिडेविट बनवाया। इसके बाद देखो जो बेटा 8 और 9 पॉइंट तो आसान है, कोर्ट फीस देनी होती है। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू अगर बना रहे हो तो कुछ कोर्ट की फीस भी देनी पड़ेगी। इसके बाद 8 पॉइंट को अभी क्या करेंगे, हम स्टॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक सेट ऑफ आ गया। सेट ऑफ कहने का मतलब है जैसे कुछ सेट ऑफ काउंटर क्लेम में अभी थोड़ा रोक लगाएंगे, इसको बाद में समझेंगे, ठीक है? अब इसके बाद देखो फिर कह रहा है, अगर एक फाइल होता है उसको प्लेंटिफ कहते हो, दूसरे को डिफेंडेंट कहते हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना? सो एडवोकेट को रिप्रेजेंट होना होता है उनके बिहाफ पे। एडवोकेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी कोर्ट के लिए, ठीक है ना? अगर कोई पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो उसमें आप एडवोकेट के ऊपर केस नहीं कर सकते। उसे वकालतनामा कहते, वकालतनामा एप्लीकेशन रिटर्न, मतलब ये होता है कि भाई ऐसा चाहिए, हाँ, वकील को अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है ना, ऑन दैट बिहाफ। सारे देखो लास्ट पेज ऑफ प्लान शूट, जो वकालतनामा होता है उसको लास्ट पेज वैसे ही होता नहीं है। एडवोकेट सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास रखता है, कोई भी कॉस्ट इनकर्ड होगा वो एडवोकेट नहीं पे करता है। इसके बाद देखो फिर इसमें समझा रखा है रिमिटिंग कोर्ट फीस। सो बेसिकली कोर्ट फीस 1870s में प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट कोर्ट फीस दिया जाता है। ये दो मेथड से दिया जाता है, एक परसेंटेज के टर्म में और एक फिक्स अमाउंट में। फिक्स अमाउंट वैसे दे रखा है, अगर कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन है तो कोर्ट की फीस कितनी है? 10 रुपए। मैंने आपको बता दिया था मिनिमम 100 रुपीज, और ये चेंज भी होगा तो 100 तक है। कोई आर्बिट्रेशन का केस है तो उसमें कितना लगेगा? 300, ठीक है? इसके बाद देखो बेटा एक आपका पॉइंट आता है लिमिटेशन। आप एक दिमाग में गांठ बांध के समझ लो, याद रखे रहना, गांठ वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, याद रखे रहना।
कि जो हम कोर्ट में अगर मुझे अप्लाई करना है, मेरे साथ कोई कॉज ऑफ एक्शन हुआ, मिस हैपनिंग हुआ, तो मैं कब तक कर सकता हूँ? 3 साल तक। कौन कहता है? लिमिटेशन एक्ट 1963 कहता है। मैं बार बार इसका यूज करूंगा। जैसे इजमेंट में हमने यूज किया था बार बार 20 सालों का, सेम लिमिटेशन में हम बार बार यूज करेंगे 3 साल का। ठीक है, कितनी सर क्या है सर? 3 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, मेरे साथ मिस हैपनिंग हुई है, कुछ गलत हुआ है, तो कोर्ट कहता है हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 3 साल तक। ठीक है, इसके बाद देखो सूट वायलेशन। सो बेसिकली सूट वायलेशन क्या है? जिसमें कोर्ट की जुरिडिक्शन होते हैं कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, बेसिकली डील किस एक्ट से किया जाता है? सूट वायलेशन एक्ट 1887। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके सबमिट किए जाते हैं रजिस्ट्रार में, जो आपका क्वेश्चन था अभिषेक का। ठीक है ना, एफिडेविट के लिए कि नोटरी और रजिस्ट्रार में क्या फर्क होता है। So basically, plant other document first come to submitted to the registrar of the court. ये रजिस्ट्रार जो बेसिकली कहा क्या है, ये बेसिकली आपका रजिस्ट्रार होता है क्या? अब देखो मैं आपको एक कहानी के तौर पे समझाता हूँ। मैं एडवोकेट के पास गया, एडवोकेट ने मुझसे कहा इस काम के 2000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे तो अपना काम कराना है। तो 2000 रुपये वो मेरी किसकी फर्स्ट हियरिंग की फीस ले रहा है। ठीक है ना, जो जज के खिलाफ करेगा, तो फर्स्ट हियरिंग में उसने कितने दिए? 2000 रुपये दिए। ठीक है ना, अब 2000 रुपये में सबसे पहले क्या हुआ, जो कोर्ट है मुझे एक टाइपिस्ट के पास ले जाएगा, वहां एप्लीकेशन बनवाएगा, एफिडेविट बनवाएगा। कोई मैं माइनर हूं, अनसाइंड पर्सन, तो स्टेटमेंट टू द अफेक्ट बनाएगा। अफेक्ट बनाने के बाद वो मुझे कहाँ ले जाएगा? रजिस्ट्रार के पास ले जाएगा। कोर्ट का रजिस्ट्रार कौन होता है? जैसे कोर्ट रूम है ना निकिता, जैसे सपोज ये कोर्ट रूम हो गया, पूरा कोर्ट रूम मान, इसके साथ ही रजिस्ट्रार है, छोटा सा जो रूम है रजिस्ट्रार। यहाँ क्लर्क बैठा होता है। वो क्लर्क भी बड़े अकड़ में होते हैं बेटा, उनको घमंड होती है एक तरह से कि उनकी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, सो क्लर्क सारे डॉक्यूमेंट किसके पास रहेंगे? जो एडवोकेट है क्लर्क को दे देगा। अब क्लर्क क्या करेगा? उस क्लर्क को जिस दिन मेरी हियरिंग होगी किसके पास लाएगा? जस्टिस के पास लाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? जस्टिस थोड़ा ऊपर बैठा होता है, जैसे टीवी है ना, यहाँ तक जस्टिस, यहाँ तक पूरा बॉक्स सा बना हो। ठीक है ना, अगर किसी ने देखा ना हो। साइड में एक हेल्पर होती है, साइड में एक हेल्पर होती है, दो हेल्पर, राइट और लेफ्ट हैंड में हेल्पर, वो लेडीज होती है जो फाइल को उठाना ले जाना करती। नीचे कोर्ट वो एक छोटा सा रूम एक बैठने के लिए, सिटिंग के लिए, क्लर्क के लिए होता है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट का हेड है ना। अभी रजिस्ट्रार डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड होते हैं। जैसे हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इतना बड़ा, तो क्या एक ही कोर्ट होगा उसमें? नहीं, कोर्ट रूम होते हैं निकिता। जैसे 40 से 50 कोर्ट रूम। हाँ सच में, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारका सेक्टर 10 अगर कोई जाए तो 40 से 50 है। कोई इधर 30 हजारी जाए, उधर भी 40 से 50 कोर्ट रूम होते हैं, क्योंकि एक दिन में कितने केसेस आते होंगे। जैसे किसी सपोज दैट, जैसे आपका किसी ने पर्स चोरी कर लिया और पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया, तो सीआरपीसी में हम पढ़ेंगे कि 24 घंटे के अंदर उस जो कैदी है उसको कहाँ ले जाना पड़ेगा? वो कस्टडी में रख के, पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में रख के कोर्ट के पास ले जाना होगा, मजिस्ट्रेट पास के पास, नहीं तो उसको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, सो आप खुद सोचो, अगर सपोज है मैं भी बचपन में, जब आप 10वीं 12वीं में सोचता था एक ही कोर्ट होगा बस, तो एक कोर्ट नहीं होता, ये 40 से 50 तक के होते। उसमें डिवीजन भी होता है बेटा, जैसे कि कुछ प्राइवेट हो गए, कुछ आपके गवर्नमेंट हो गए। ठीक है ना, आपकी इच्छा है मैं किसी गवर्नमेंट वकील को ले सकता हूँ, गवर्नमेंट वकील को लूंगा, कुछ काम करते नहीं। जो प्राइवेट जो एडवोकेट आपके पास आएंगे कि कुछ काम है सर, कुछ काम है, कुछ वो ऐसे ऐसे बोलेंगे, जैसे हम कोर्ट रूम में घुसना स्टार्ट करेंगे, वो बोलना ही स्टार्ट कर देंगे हमसे। ठीक है ना, क्लाइंट को रखने के लिए डिग्री आती है। हाँ, डिग्री को कौन टाइप करता है? एक क्लर्क टाइप करता है, क्यों टाइप करना होता है? क्लर्क ही करता है बेटा। क्लर्क मैंने कुछ वीडियो देखे, जैसे कोर्ट बोलेगा, मैं बताता हूँ। जैसे जजमेंट कौन देगा? जजमेंट देगा जज, नहीं मैं बताता हूँ। जजमेंट कौन देगा? जस्टिस देगा। और डिग्री एक रिटर्न स्टेटमेंट में होता है, वो क्लर्क देगा, मेरे हैंड में पकड़ाएगा। सर अगर जज ने डिग्री दी, हाँ, उसने कुछ अनाउंस किया, हाँ,
कि इसको ये मिलना चाहिए, हाँ हाँ तो लिखवाता भी है, हाँ उसको ये क्लर्क लिखेगा, हाँ क्लर्क ही लिखेगा। वहाँ बैठा होता है। हाँ हाँ जज थोड़ी ना लिखेगा। नहीं वो दिखेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ खुद क्लर्क लिखता है ना। हाँ वो ठीक है ना। तो बेसिकली देखो जो जज होता है, हाँ वही जैसे बेटा मेरे मानने जैसे अगर ऑफिस में मैंने बड़ा अच्छा देखा था निकिता मेरे को कि ऑफ जॉब एक ही है बस आईएएस की, क्या आप आ जाए। और जज जुडिशरी की बात की जाए तो राजा कौन है, जज ही। अपनी इच्छा अनुसार अगर छुट्टी देगा तो अगले दिन केस हो जाएगा। मोबाइल हम यूज नहीं कर सकते हैं, लेट को आ ही नहीं सकता है, लेट आया तो दूसरी पार्टी के ऊपर केस हो जाता है। क्लियर है ना ये चीज। इसके बाद देखो डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार में प्लान जो दिया जा रहा है वो किसको दिया जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट को। जो रजिस्ट्रार है ऑथराइज पर्सन होगा, किसके द्वारा, कोर्ट जो चेक करेगा। कोई वो ऐसे चेक नहीं करता, आप सिंपल समझो, उसे पता है एडवोकेट मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड है, ठीक है ना, क्लर्क से, तो क्लर्क सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेता है, ठीक है। इसके बाद देखो अगर एडवोकेट को तो इन्फॉर्मेशन होती नहीं कि जस्टिस कब आएगा कि नहीं आएगा, जो क्लर्क को सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सो क्लर्क कौन है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठा है। क्लर्क सारी इन्फॉर्मेशन किसको देगा, एडवोकेट को देगा, और क्लाइंट को देगा कि आपको इस महीने आना। अब सपोज मैंने अपना केस कराया था निकिता, तो हुआ क्या था बेटा, उसमें जज आया नहीं। अब हम गए, मेरा किराया लगा, हम बेटा अब हम तो कुछ कह नहीं सकते, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जॉब दो ही है बस, एक आईएएस की और एक जज की, मैं खुद बोलता हूँ ये चीज। तो हम कुछ बोल नहीं सकते जज को, अपनी अच्छा का मालिक है, सुन भाई मेहनत भी की, क्यों ही झूठ बोले बेटा, आईएएस लेवल पेपर होता है इनका। तो जो जज है उसने छुट्टी मारी, तो इन्फॉर्मेशन किसने दी थी, क्लर्क ने दी थी कि इस महीने में आएगा, वो भी एक महीने के बाद होता है। मान के चलो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 डेज के बाद, कम से कम 20 दिन। 20 दिन के बाद ऐसे ऐसे डेट आती रहती है, एक तरह से सांठगांठ होती है। जज सर इस डेट का जो कैलकुलेशन है, हाँ वो जज अपने वो जज क्या देख के देता होगा, कैलेंडर देखता है बेटा। अच्छा हाँ कि इस दिन मैं फ्री हूँ, तो मैं इस दिन इसका केस, मैं बहुत 40 विश है, हाँ विश है बेटा। सेट डेट नहीं है कि सेट पे विश नहीं होती, जैसे टाइम शेड्यूल होता है। अब जैसे मैं टीचर हूँ, मैं इस टाइम में आ रहा हूँ पढ़ाने में, इस टाइम फ्री हूँ, तो सेम जज भी देखता है ना कि वो इस टाइम, जैसे अब सपोज 40 पूरे महीने में 30 दिन होते, 30 दिन सैटरडे संडे वीक ऑफ होता है, मैं समझाता हूँ। तो 20 डेज हो गए, उसमें एक हॉलीडे हो गया, तो 20 डेज हो गए। अब 20 केसेस आ गए निकिता, आप तो खुद सोचो, ये जो विश है, विश कहने का मतलब नहीं, वो एक कॉपी में लिखवाता रहता है, क्लर्क लिखता रहता है, जो केसेस आते रहे, जैसे आज केस आया मेरा, कल आपका है, परसों निकिता का, तो वो डेट लिख देगा। अब सपोज जैसे निकिता पर नेक्स्ट डे आई, तो निकिता की डेट अगले महीने में इस तारीख को लिखेगा कि क्लैश नाउ, समझे आप बेटा, कि क्लैश नाउ डेट, ठीक है ना। काफी सारे क्लाइंट आते हैं, जज बेसिकली बैठा ही 6 आवर्स के लिए होता है। जो कोर्ट रूम है वो ओपन 10 बजे होता है, और कहने के लिए 10 बजे होता है। 10:30 से ओपन होता है, 10:30 से लेके 3:30, 4 भी नहीं बेटा, 4 किसने कह दिया, इंडिया है ये, 3:30 मान के चलो, वो 3:30 तक ही होता है, 3:30 के बाद। होता है ना, तो 4 बजे बंद हो जाते हैं। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, 3:30 बेटा, 3:30, अभी बच्चे हो आप, 3:30 तक होता है। 1 से लेके 2 बजे तक जो द्वारका है, 1 से 2, 1 घंटे का अप्रोक्स लंच होता है, तो वर्किंग हुई का 3 और 2, 5 घंटे, वही 5 से 6 घंटे, 6 घंटे सबसे बढ़िया जॉब होती है जज, ठीक है ना। एडवोकेट की भी है, बट एडवोकेट सरकारी है तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई प्राइवेट है तो एक क्लाइंट की फीस से उसका गुजर बसर होता है, क्लाइंट का फीस देगा, कब आएगा, ठीक है ना। क्लियर है बेटा, चले कंटिन्यू करें इस टॉपिक को खत्म करने। क्लियर है मनीषा, मनीषा शिवानी, क्लियर है बेटा, आगे चले हम। जी सर। देख लो कोई है, अच्छा मनीषा शिवानी, कोई नहीं आया। क्या हाँ क्या कर सकते बेटा, मेरे को तो अपनी प्रेजेंस देनी है, पढ़ानी है। अब इसके बाद देखो रिजेक्शन ऑफ प्लांट, कहने का मतलब है प्लांट कब रिजेक्शन दे सकता है। सबसे पहले जब कॉज ऑफ एक्शन आपका डिस्क्लोज नहीं किया गया, जैसे
जो प्लांट बनाया गया, एप्लीकेशन बनाई एडवोकेट ने, उसने मुझे दिखाया नहीं एप्लीकेशन के बारे में कि एप्लीकेशन में क्या कॉज ऑफ एक्शन है। मैं तो देख बेटा ये कहूंगा लाइफ में, ठीक है ना, अपने हमारी लाइफ में बहुत सी स्ट्रगल्स आती है, बस हमें अपना देखना चाहिए। कोई क्लास ले ना ले, मैं यही कहता हूँ हर क्लास में। काफी तंग आ क्यों कोई क्लास नहीं लेता, तो मैं सिंपल ये एग्जांपल लेता हूँ, कलयुग है अपना ही सोचो बस, ठीक है ना। इसके बाद देखो, अगर कोई एप्लीकेशन, प्लांट एप्लीकेशन में ध्यान से समझेंगे, प्लांट एप्लीकेशन में कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज नहीं किया गया है तो क्या होगा, प्लांट उसको रिजेक्ट कर सकता है। क्लियर बात। सेकंड बात देखो आप, रिलीफ कोई क्लेम किया गया वो अंडर वैल्यूड या करेक्शन में दिया गया, आस्क्ड बाय द कोर्ट फेल्ड टू डू सो, ठीक है ना। सो एक मिनट बेटा, सॉरी। सो बेसिकली कोई रिलीफ है वो आपका, जैसे कोई रिलीफ दिया गया वो फेल्ड हो रहा है, यानी कि प्रॉपर से हुआ नहीं पा रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, जो प्लांटिफ है वो क्लेम, उसको मतलब प्लांटिफ क्या कर सकता है, आपका रिजेक्ट कर सकता है, प्रॉपर वैल्यू नहीं किया गया कोर्ट से। इन सब क्या बेटा, हाँ बोलो बेटा, कौन सा, हाँ बोलो, तो ये पढ़ना पड़ेगा बाबू, ये तो ऑर्डर है, अभी कराऊंगा ये सारी। 158 सेक्शन और ऑर्डर में फर्क है, इनको लर्न करना पड़ेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट 1 क्या था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल्स, नहीं 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 आर्टिकल्स, तो वही आर्टिकल एग्जाम है, तो वही ऑर्डर ही है, आए सन। तो ऑर्डर सारे नहीं करने, जो मैं बता दूं ना इम्पोर्टेंट, जैसे ऑर्डर ये है, ये ऑर्डर बेटा, रूल नहीं, ऑर्डर, रूल भी लिखा हुआ था ना, रूल 11। ऑर्डर पढ़ना बेटा हमें। देखो 54 है ना, देखो मैंने लिख दिया था, मैं ही खोल देता हूँ, अभिषेक मैं खोल देता हूँ, मिनट, एक मिनट, फर्स्ट देखो, ये देखो स्क्रीन में दिखा बेटा, 51 ऑर्डर्स हैं, तो इसको लर्न कर लेना। सीपीसी कंटेन्स 51 ऑर्डर, सीपीसी कंटेन 51 ऑर्डर। हाँ रूल नहीं पढ़ने, रूल रूल नहीं है, टेंशन मत लो। क्यों मुस्लिम लॉ में बहुत ज्यादा ही आ गए थे क्या साइंस सर, है ना, बोलू कुछ भी, साइलेंट रहो, है मुस्लिम लॉ निकाल के वो करो भाई, सही। वो मुस्लिम हो गए। देखो आप, रिजेक्शन ऑफ प्लांट में हम समझेंगे सबसे पहले, जब कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया गया है, कोई अंडर वैल्यूएशन या फिर करेक्शन करनी बाकी है, तब करेंगे। कोई प्रॉपरली स्टैम्प्ड इंडिया स्टैम्प एक्ट 1899 के तहत नहीं किया गया है। कोई सूट अपेयर टू बी बार बाय एनी लॉ, यानी कि कोई लॉ से बाहर हो रहे, यानी कि रिजेक्शन आ रही, कहने का मतलब है जो नहीं चाहता है लॉ करना, लॉ नहीं चाहता है, ठीक है ना। या फिर जो प्लांट फाइल नहीं किया गया, डुप्लीकेट। सो बेसिकली मैंने आपको बताया बेटा, जब आपकी प्लांट एप्लीकेशन होगी, फर्स्ट जो कैप्ट होगा, फर्स्ट डुप्लीकेट मस्ट बी कैप्ट बाय द एडवोकेट, एंड द सेकंड डुप्लीकेट कैप्ट, यानी कि रखना, कैप्ट बाय प्लांट हिमसेल्फ, प्लांटिफ हिमसेल्फ, यानी कि पहला पेज की पहला जो डुप्लीकेट फोटोकॉपी हो जाएगी, फोटोकॉपी एक ही एप्लीकेशन की दो होती है, एक मेरे पास है, एक एडवोकेट के पास, जो एडवोकेट क्लर्क को देगा, क्लर्क के पास जस्टिस के पास जाएगा। क्लियर है बेटा। मैं आज की क्लास में बड़े बच्चों की तरह डिटेल में समझा रहा हूँ, ऐसी क्लास बार बार नहीं देता मैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो, प्लांट हमारा जब फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ रूल 9, जब आपका प्लान, हाँ इसमें भी आपका रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, रिजेक्शन मिल सकती है। इसके बाद रिजेक्शन ऑफ प्लांट दिया गया है, जो कोर्ट के द्वारा कोई रीजन दिया गया है, और इफेक्ट ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लांट, जिसमें मतलब डिग्री नहीं, इन दोनों में बेटा डिग्री प्रोवाइड नहीं की जा सकती, ठीक है। इसके बाद देखो फिर आता है आपका सम्मन, तो सम्मन स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। सम्मन इंपॉर्टेंट है, हाँ हाँ बोलो बेटा। ये बेटा वो डिग्री है, जब डिग्री प्रोवाइड नहीं,
ये था ना नीचे कि 7 days कहाँ लिखा है? मेरे लिए तो पढ़ा ऊपर में भी थोड़ा सा ऊपर हाँ अब नीचे वाला आ रहा है पॉइंट यहाँ कहाँ? 6th वाला ब्लू लाइन हाँ बोलिए कहाँ सेवंथ लिखा है इसमें? 7 नीचे last ये वाली लाइन हाँ ये लाइन मैंने कवर प्लांट का देखा हाँ वही है, देखो ये प्लांटिंग जब 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना। इसमें देखो क्या लिखा है, द कोर्ट ऑर्डर टू सर्व द समन टू डिफेंडेंट द प्लांट नीड टू सबमिट एज मैनी कॉपी ऑफ प्लांट हैज देयर डिफेंडेंट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। क्या हाँ है सब? अब ये नई चीज हमने सीखी, निकिता ने बड़ा अच्छा दिखाया मुझे, मैं भूल रहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर डिफेंडेंट को अपीयर कराया जाएगा। 7 दिन के अंदर अंदर, इसको भी मार्क कर लो, आ सकता है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है ना, जो जो पॉइंट है उसको पेंसिल से मार्क करते रहो बस, कि रिवीजन के समय याद आता रहे। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा आपका आता है सम्मान। मनीषा वॉइस आ रही है ना आपको? सर मनीषा शिवानी, में हाँ नहीं। शिवानी, शिवानी, हाँ जी आ रही है। शिवानी वॉइस आ रही है। ठीक हाँ। बेटा, आप क्लास लेते रहो, जी सर जी। जो आए सो आए, नहीं आए तो भाई अब क्या कर सकते हैं, सभी बिजी रहते हैं, अब क्या ही बोलूं मैं किसको। अब देखो रिटर्न स्टेटमेंट एंड समन। सो बेसिकली समन आपका ऑर्डर 5th में आता है, सेक्शन 27। जो इम्पोर्टेंट मोटे मोटे सेक्शन है उसको करके जाना, जैसे समन का, वारंट का, सीआरपीसी में करेंगे हम। तो समन मैंने आपको बता दिया, अपीयरेंस होता है डायरेक्टिंग हिम टू फाइल हिज रिप्लाई। ठीक है, तो बेसिकली देखो मैं बताता हूँ, देखना शिवानी, जैसे समवन जैसे कि डिफेंडेंट है। अब डिफेंडेंट क्या करेगा, मैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से बता रहा हूँ जो नेक्स्ट बुक पढ़ेंगे हम। अब डिफेंडेंट को बुला लिया गया, डिफेंडेंट का वारंट हुआ, तो वारंट में वो एक प्ली डालता है। प्ली समझते हो क्या होता है? अपनी बेगुनाही को दिखाना, तो बेगुनाही के लिए प्ली डाल। तो जो प्ली होता है, जैसे अगर मेरा वो केस पे डिपेंड होता है, निकिता हम यार पीसी में पढ़ेंगे बेटा, कि केस मेरा ज्यादा कठोर तो नहीं है। ठीक है ना, अगर ज्यादा गलत है तो बेसिकली मुझे तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगी, तो उसमें मैं प्ली नहीं ले सकता। अगर कम होगी तो मैं एक वर्ड यूज किया जाता है, डबल जियो बॉडी, मैं पढ़वाऊंगा उससे उस टर्म को यूज करके मैं अपने इम्प्रिजनमेंट को कम करवा सकता। क्लियर है ना चीज? जी जी। तो बेसिकली देखो सम्मन में हमें क्या पढ़ना है, देखो सम्मन का होता है कि हमें अपीयरेंस देनी है, और अपनी एक तरह से अपीयरेंस किसका होगा, सम्मन। ये सम्मन है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सम्मन मेड फॉर विच पार्टी। सम्मन किसके लिए बनाया जाता है? डिफेंडेंट के लिए। ठीक है ना, प्लांटिव के लिए नहीं, किसके लिए? डिफेंडेंट के लिए। सो बेसिकली ये सम्मनिंग करेगा कि अपीयरेंस और डिफेंडेंट को डायरेक्ट करेगा कि अपना रिप्लाई दे। ठीक है ना, सो बेसिकली सम्मन, देखो सम्मन क्या है, सम्मन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट पर्सन को देगा लीगल प्रोसीडिंग के द्वारा। ठीक, ये एक लीगल एक्शन दिया जाता है किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। तो सम्मन टू बी इशूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ठीक है ना, देखो अब इसमें बड़ा अच्छा आ गया कि इसमें कितने दिन तक कर सकते हैं, 30 days। पर आपने अभी 7 days भी पढ़ा निकिता, अभी हमने ऊपर 7 days पढ़ा, तो कंफ्यूजन आ रहा होगा, तो इसको क्लियर कर देते हैं। देखो मैं समझाते, जो कोर्ट बोलता है वो 30 days है, क्लियर। बट जो 7 days हमने पढ़ा था, अगर इसमें देखो 7 days कहने का मतलब है जिसमें प्लांटिव प्रूफ। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट जवाब, निकिता पढ़ने वाली है। तो बेसिकली इसमें प्लांटिव के लिए, इसमें किसके लिए है? हाँ, समन। सो बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या है, कॉपी ऑफ प्लांट अदर डॉक्यूमेंट रहेगा, कोर्ट ऑथराइज करेगा, इश्यू समन। समन प्लांटिव के एक्सपेंस पे ही होता है। अरे वही मन बताए, तो जो दे रहा है ना वो प्लांटिव दे रहा है एडवोकेट को, तो वही पैसे हो वैसे। और every summon shall be signed by the judge or the officer appointed by the judge shall have the seal of the court। जो सम्मन साइन किया जाता है, जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें एक सील होती है। सील अगर आपसे कोई पूछे तो सील वो मत कह देना कि पैक है, सील का मतलब होता है सिग्नेटरी, सिग्नेचर, सिग्नेटरी। ठीक है ना, ऑथराइजेशन, सिग्नेचर।
So basically, the court has the seal or signatory authorization to direct the defendant, ठीक है ना, to appear in the court. So various mode of summon है, सेम बेटा आपका various mode of warrant आएगा CRPC में. ये देखो डेप्थ, ये पढ़ना है ये चीज. मैं चाहता तो आगे चल लेता पर कोई फायदा नहीं उस चीज का. So various mode of summon क्या है, तो डायरेक्ट सर्विस होना चाहिए कि ऑर्डिनरी सर्विस और सम्मन होता है. ये बेसिकली डिपेंडेंट के लिए होता है, एक पर्सन हो गया अथराइज, ये बेट काफी सारे बेटा, ठीक है. अगर एक से ज्यादा है तो हर डिपेंडेंट के लिए अलग अलग बनाया जाएगा. अगर डिपेंडेंट नहीं है तो ये बेसिकली डिपेंडेंट की फैमिली किसी अडल्ट मेंबर को दे दिया जाए. आया सब. अब जैसे सम्मन मैंने अगर मैं डिपेंडेंट हूं, मैंने कुछ गलत किया, कुछ चोरी कर ली, चेन स्नीचिंग कर ली, कोई वो पर्स रख लिया, लैपटॉप चुरा ले, कुछ भी कर दिया, तो अगर मैं घर में नहीं हूँ, अगर पुलिस वाले आए तो पुलिस वाले मेरे घर के किसी एक मेंबर को दे के जाएंगे, अडल्ट मेंबर को. adult male. अब मेल नहीं हुआ तो फीमेल को देंगे यार, ठीक है ना. कैसे लिखी adult male? ये बेटा आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है, रियल लाइफ में अलग चीजें होती है, बस किसी को भी दे सकता है, बच्चे को छोड़ के. हाँ, किसी भी फोन नहीं करते बेटा, कि आपको बच्चा छोटे मोटे फोन नहीं करते. नहीं फोन नहीं करते. जब कोर्ट का ऑर्डर आता है तो पुलिस ऑफिसर को आना पड़ता है बेटा, ठीक है ना, फोन नहीं करते. कि डिपेंडेंट की होता सी पॉइंट में देखना समवन बी मेड ऑन प्लांटिक एक्सपेंस. प्लांटिक एक्सपेंस पे करना है. हाँ, तो क्यों नहीं करेगा. प्लांटिव एक्सपेंस डिपेंडेंट के लिए होता है समवन तो कोर्ट नोटिस, समवन नोटिस होगा. कोर्ट वारंट. देखो सी पॉइंट सम्मन बी मेड ऑन प्लांटिव एक्सपेंस, यानी कि जो प्लांटिव या एक्सपेंस वो वर्ड नहीं कर रहा बेटा, खर्चा. ये बियरिंग है, बियरिंग, ठीक है ना. चले आगे. अब इसके बाद देखो बेटा, ये सम्मन कुछ डिफरेंट टाइप से बता रखे हैं, इसको पढ़ते हैं, ठीक है. सो सम्मन देखो, सबसे पहले जो सम्मन एक पर्सनल सर्वेंस, पर्सनल सम्मन है, ये एक ऑर्डिनरी फोर्स का होता है. ये बेसिकली डिपेंडेंट को किसी पर्सन ऑथराइज एजेंट के लिए दिया जाएगा. अगर एक से ज्यादा डिपेंडेंट है तो हर अलग डिपेंडेंट को दिया जाएगा, ठीक है ना. इसके बाद देखो, अगर ये डिपेंडेंट प्रेजेंट है तो किसी एडल्ट मेल मेंबर को दिया जाएगा. अफिक्शन, इसके बाद सर्विस बाय अफिक्शन. अगर मान लो कहने का मतलब है, अफिक्शन कहने का मतलब है निकिता, देखो अगर उसके घर का पता नहीं चल रहा है, अफिक्शन ऐसे लिख लो पर कि घर का पता नहीं चल रहा है, तो हम सम्मन कैसे देंगे. अफिक्शन, अफिक्शन जो जुड़ा हुआ कैसे, मैंने अभी बताया कि किसी पर्सन को अगर बुला रहे, किसी ऑफिस में काम करता है तो पहला रहता है, कहीं स्टे करता है, या किसी वर्क फॉर गेन कर रहा है, वर्क फॉर गेन. तो बेसिकली इसमें क्या होगा, अफिक्शन होगा. क्या होगा आपका, अफिक्शन. ये आप पढ़ सकते हो. हाँ, जैसे कि ऑफिस में कोई काम करता है, हाँ, कलीग को दे और दिया, colleague को. हाँ, अगर वो एब्सेंट है. चले बेटा आगे. जी सर. सर्विस बाय पोस्ट बेटा, हमने कोई पोस्ट के द्वारा दिया है, ठीक है ना. मेरी क्लास निकिता बोरिंग होती है क्या बेटा. एक मिनट बेटा बस. एक मिनट बेटा बस. क्या यार लोगों को कहो, एक मिनट बस. में कहाँ तक आया बेटा, शिवानी बताएंगे आप, क्या क्या समझ में आया अभी. सर इसमें सबसे पहले आपने हमें री सब जुडिशियल और री जुरिडिक्शन बताया है. जुड़का, हाँ, वेरी गुड. ठीक है. उसके और बाद बेटा आपने बताया है हमें कोड ऑफ सिविल्स, मतलब कितने टाइप के कोड्स और सिविल्स होते हैं. 158 हाँ. सेक्शन है इसमें, 1 शेड्यूल है और 51 ऑर्डर्स है इसमें. और इसका हम देखते हैं तो 1 जन
1909 में हुआ था वाला कोड ऑर्डर जी। और इसके बाद आपने वाह। डिफरेंस बताया है, इसका सेक्शन है 2, बनाया ना कि कोड ऑर्डर क्या है ठीक है, एंड देन ऑर्डर बताया है ऑर्डर रिडिकुलस 4 टाइप के होते हैं आपने ये बताया है, ठीक है। और सूट्स में आपने बताया है लोअर डिस्ट्रिक्ट में हम अप्लाई करते हैं उसके लिए, ये सब चीजें बताई है। ये ना ये चीज हुआ ना और आपने अभी अभी जो आप बता रहे थे रिटन स्टेटमेंट संबंध आपने दिया मुझे समझ बता रहे थे, पूरा कुछ छोटा काम किया संबंध और बता, तो हुआ कोड के आगे जिसमें आपने दो तरह के बताए थे, एक में 7 बड़ा डेज काम किया और 2 क्लाइंट साल की तक का तरफ से अप्लाई होता है और 30 डेज में डिपेंडेंट की तरफ से अप्लाई होता है। वो ऑपरेट मैंने देखा और हाँ करेक्ट है बेटा। और टेम्परेरी बेस पे हुआ है बट वो वर्बल हुआ और जो आपका डिग्री हुई दैट इज द रिटन एंड वो एक स्टेटमेंट है डिग्री एग्रीमेंट होगा ना। और बताओ बेटा। ये तो संबंध की जगह पे तुमको कोरोना कर सकते हैं। और क्या क्या पढ़ा, जैसे इंस्टीट्यूशन हमने पढ़ा था, इंस्टीट्यूशन हाँ, सूट, उसके बारे में क्या इसमें पढ़ा? आपने 8 टाइप के बताए थे, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, ठीक है, जो एक्शन से रिलेट करता है, इशू एज सर्विस एंड कोर्ट नोटिस क्या है? क्या और- बेटा? कोर्ट नोटिस समझ आ रही है आपको? वही सम्मन ही है। हाँ, सम्मन को हम देखो, कोर्ट जो नोटिस है वो ऑर्डर, एक तरह से ऑर्डर प्लस सम्मन। सम्मन किस बिहाफ पे, अगर डिफेंडेंट को हम बुला रहे, और ऑर्डर किस बिहाफ पे, जब वो बाइंडिंग अपॉन ऑल द पार्टीज या पर्सन। ऐसे कोर्ट का नोटिस अगर मैं कहता हूँ, जैसे अभी स्कूलों को बंद कर दे ग्राफ 4 की वजह से, सीएनजी का वो हो गया, सीएनजी का, तो आपका ऑर्डर कहा जा सकता है। नोटिस प्लस ऑर्डर सेम ही बात। पर समझ से कोर्ट नोटिस वो होगा बट फर्स्ट एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए होगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ नोटिस सबके लिए होगा, सबके लिए होगा। और ग्रुप हाँ। तो इंडिविजुअल समझ हमारा समझ इसके बाद आपने रिटन स्टेटमेंट बताया था, फिर आपने डिस्कवर एंड इंस्पेक्शन बताया था, जिसमें प्लांटिव के थ्रू होता है, मतलब रिटन स्टेटमेंट जो है वो प्लांटिव की तरफ से होगी। अपेयरेंस ऑफ पार्टीज बताया था कि कितने पार्टीज अपेयर हो सकते हैं, हेयरिंग टू द सूट्स ये बताया हाँ यस judgment बेटा, यस यस। जी। और और इसके अलावा आपने अभी जो आप बता रहे थे वो बता रहे थे आप रिटन स्टेटमेंट्स एंड क्या था, कोर्ट डिग्री से ऑर्डर में जजमेंट जो कंफ्यूज में होता है कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर नहीं होता, वो डिग्री होती है, सेटलमेंट होता है। ऑर्डर तो अलग ही होता है, वो डॉक्टर ग्रुप ऑर्डर दिया उसने। ठीक है, अब आया हमारा सभी का पोस्ट हो गया, सभी का एप्लीकेशन हो गया, किसी और को हमने संबंध दिया, कोर्ट ने सॉल्व किया, पता है वर्कर लिखा, एक होता है वेरियस मोड ऑफ सबमिशन हो गया, प्रोसीजर हो गया, संबंध फाइल फॉर कंप्लीट और लिखी है। सर इसमें संबंध में आपने 2 टाइप के बताए थे, एक 7 डेज जो प्लांटिव की तरफ से होता है और एक 30 डेज जो होता है डिफेंडेंट की तरफ से होता है। हाँ बेटा। और इसके आगे आप बता ही देते, फिर आपने वो कॉल आ गई आपकी। हाँ मैं बस थोड़ा था बेटा, इमरजेंसी वर्क से कॉल आया, बस अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जी सर जी। तो आज की क्लास में देखो काफी चीजें हम पढ़ रहे हैं।
अब देखो आप, ये एक मिनट बेटा, सॉरी, स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जी सर, कोई तो आज का हमारा जो इंस्टीट्यूट ये है स्टेजेस, इसको कवर अप कर देना है पूरा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में क्विक रिवीजन देके इसको खत्म कर देंगे। ओके सर। सो बेसिकली देखो आप, ये एक मिनट, अरे बेटा लोग है ना संडे भी परेशान करते हैं। अब देखो, सर्विस बाय पोस्ट, तो बेसिकली पोस्ट के द्वारा देना समन, ठीक है ना। आप थोड़ा स्पीड में करते हैं इसे। ओके सर। इसके बाद देखो सब्स्टिट्यूटेड, व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूटेड, बताओ बेटा आप। सब्स्टिट्यूट किया जैसे दो तो वो ना हो when there is a reason to behave, that is evidence is keeping of the great देखो आप, purpose of voting services. Which will already summons to be stored by the सब्स्टिट्यूटेड देखो लास्ट में आपको इसके जो पॉइंट है उसमें समझा रखा है लास्ट में, कि जैसे कोई ऑर्डर दिया गया, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर में डाल दिए कि ऐसे बंदा मुजरिम है, इसने कोई क्राइम किया है, और अगर किसी को, या नोन है, एक पर्सन है, नोन है, हमें पता नहीं, कोर्ट एक निर्देश देती है, अगर किसी को पता है कि कहाँ रहता है, कहाँ वर्क फॉर गेन कर रहा है, तो हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ये जो न्यूज़पेपर वर्क परफॉर्म करे, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस नहीं। इश्तिहार छपवाना उसके नाम का, ऐसा कुछ। हाँ 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 हाँ, ऐसे ही ऐसे ही। ओ फिर से बताना, देखो आप इसमें देखो लास्ट में समझा रखा है, जब ऑर्डर एक सर्विस देती है एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर, एक डेली न्यूज़पेपर में, जिसमें सर्कुलेट कर रही है कि इस लोकेलिटी में पर्सन अननोन है, जहां ये काम करता है, जहां ये अपने वर्क फॉर गेन कर रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं इसके बारे में, उसे सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कहा जाता है, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर और एनी सोशल मीडिया हेल्प फॉर द कोर्ट, ये जो कोर्ट है, एक सोशल मीडिया का हेल्प लेता है डिफेंडेंट को ढूंढने के लिए, समन के। अच्छा, इसके बाद देखो, व्हेन डिफेंडेंट रिजाइड इन फॉरेन टेरिटरी, अगर कोई समन अगर सेंड किया गया किसी पॉलिटिकल एजेंट में कंट्री में थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, तो बेसिकली इसमें डिफेंडेंट क्या, एक रिजाइडिंग प्लेस ऑफ बिजनेस है, बाय पोस्ट इट इज डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल। बट इस केस में जो बात कर रहे हैं सर्विस में, इसमें तो कंट्री लॉस चेंज हो गए, तो समझ आएगा नहीं इसकी बात तो सर। देखो इसमें ही बता रखा है ना, देखो सम्मन कब किया जाएगा, पॉलिटिकल एजेंट इन दैट कंट्री थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। मतलब कुछ है सर, कंट्री तो लॉ चेंज हो गए, तो या तो आपके एम्बेसी थ्रू जाएगा। ये पॉलिटिकल एजेंट की बात कर रहा है अभिषेक। हाँ, जो बात, अब इस लाइन को समझो बेटा, इस लाइन में क्या बोला, पॉलिटिकल एजेंट। अभी पॉलिटिकल एजेंट क्या है, जैसे कोई एमपी एमएलए हो गए, उसके लिए बात तो उसके लिए, हाँ, उसके नहीं, तो जा ही नहीं सकता। हाँ, ठीक है ना, बट जाएगा तो इच्छा है ना। अब जैसे विजय माल्या के लिए क्या ज्ञान नहीं होगा, सब गया हो गया, बट हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, गया होगा, बट उसकी इच्छा है ना, वो उसके पास पहुंचे ही। वो तो वो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो तो कोई एमएलए पॉलिटिशियन है, वो क्यों आएगा, उसके लॉस तो लंदन वाले हो गए ना, वहां क्यों आया, वापस क्यों आएगा इंडिया। बट ये पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है ना। आगे चले बेटा हम ये मार्क करते रहो। इसके बाद देखो, सम्मन किसी कंपनी को दिया गया, अगर किसी सेक्रेटरी, सम्मन ड्यूली सर्व टू द सेक्रेटरी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन, यानी कि किसी सीईओ को। इसमें बेसिकली देखो आप, अगर कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं किया है तो किस पे जाएगा, कॉर्पोरेट जहां पे उसका ऑफिस रजिस्टर्ड, वहीं पे जाएगा,
ठीक है ना। ये केस में बता रखा है, देखो 12 स्वयं फुरियर सिंथेटिक लिमिटेड वर्सेस शंकर प्रसाद। तो बेसिकली ये दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या करा था, एक सम्मन किसको दे दिया था, रजिस्ट्रार ऑफिस में दे दिया था, ठीक है ना, जिसमें सेक्रेटरी, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एजेंट को बोला गया था कि डूली ऑथराइज्ड टू इंस्टीट्यूट सूट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिहाफ पे कौन आएगा, सेक्रेटरी आएगा, डायरेक्टर आएगा, प्रिंसिपल ऑफिसर यानी कि सीईओ। एक मेरा क्वेरी है। हाँ सपोज हमारे पास 2 ऑफिसर हैं, हाँ एक दिल्ली में, एक पंजाब में। हाँ, केस हुआ पंजाब में, दिल्ली में कॉर्पोरेट ऑफिस, दिल्ली मेरा एचओ है, हाँ, और कॉर्पोरेट ऑफिस मेरा पंजाब में है। अब जो इंसिडेंट हुआ वो मेरा पंजाब में हुआ, कंपनी में हुआ, तो सम्मन का दिल्ली में जाएगा बिकॉज़ बी का एचओ, कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएगा बी का पंजाब, कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएगा। यूजुअली जुरिडिक्शन पंजाब काउंट होगी, हाँ, और सम्मन भी उसमें जाएगा, हाँ, लेकिन उसको जाएगा कौन, जैसे या तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसके नाम पे आएगा। अच्छा, जो पूरी कंपनी को संभाल रहा है ना अभिषेक, वो जाएगा उस कंपनी के बिहाफ, दिल्ली में रहता है, हाँ, लेकिन आएगा वो पंजाब में, जहाँ पर केस हुआ है, हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। कोई नहीं। अब देखो इसके बाद है आपका रिटर्न स्टेटमेंट। देखो रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली इसमें एक नोटिस। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, जैसे आपके पास, ठीक है ना, कोर्ट क्या कहता है कि क्लाइंट ने एप्लीकेशन बनाया, डिफेंडेंट को बुलाया जा रहा है, तो डिफेंडेंट को कब तक बुलाया जा सकता है, विद इन 30 डेज। अब ये 30 डेज तक जो बुलाया गया 30 डेज। अब देखो रिटर्न स्टेटमेंट, ये रिटर्न स्टेटमेंट कौन देगा, जो डिफेंडेंट रिक्वायर्ड है कोर्ट में अपीयर होने के लिए ऑन द डेट मेंशन इन द नोटिस। बिफोर सच डे डिफेंडेंट हैव टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 days or extend to 90 days if court may think things fit. So basically इसमें देखो आप, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये कौन देगा, आपका डिफेंडेंट देगा। इसका भी डिफेंडेंट का हमने पढ़ा था 30 डेज तक देना होता है, ठीक है ना। 30 डेज से कब तक एक्सटेंड हो सकता है, 90 डेज तक, जब तक कोर्ट उसको थिंक करेगा फिट, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा ये रेप्लिकेशन और रिजॉइंडर हम करते हैं स्टार्ट। सो बेसिकली रेप्लिकेशन रिजॉइंडर का मतलब होता है क्या, ठीक है ना। सो रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन को एक सेकंड अदर एक्सटेंडेड फॉर्म से जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप बेटा गूगल में जाएंगे तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा गया। जो ट्रांसक्रिप्शन ये क्या बताता है, जिसको रेप्लिकेशन, जैसे कि हमने कोई स्टेटमेंट उसमें सारे एलिगेशन को डिनाई कर दिया कि मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाएंगे बीइंग डिफेंडेंट, माने सारे के सारे एलिगेशन को मना कर दिया, तो वो क्या होगा, आपका रेप्लिकेशन कहलाया जाएगा। सो बेसिकली हाँ, so basically a replication case should also specifically deny the allegation raised by the defendant in return statement. So replication should also contain verification from the plaintiff. ये आपका क्या होता है, एक वेरिफिकेशन कहाँ से, प्लांटिव से। अब ये जो रेप्लिकेशन होते हैं सारे के सारे ट्रू एंड करेक्ट बोलता है। वंस इसे एक वर्ड से बोला जाता है बेटा, जो सीआरपीसी है ना, प्लीज से बोलेंगे इसे, ठीक है ना। वो वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, स्किप हो रहा है। जब सीआरपीसी करेंगे ना, वैसे रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ही कहा जाता है, पर सीआरपीसी में किसी अलग टर्म से जाना जाता है, प्ली वर्ड से। तो देखो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो प्लांटिव देगा आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट। ये रेप्लिकेशन क्या बता रहा है, सारे के सारे एलिगेशन रेज डिफेंडेंट इन रिटर्न स्टेटमेंट, एनीथिंग नॉट डिनाइड इज डीम्ड टू फिट टू बी एक्सेप्टेड। रेप्लिकेशन एक वेरिफिकेशन है प्लांटिव के लिए। कहने का मतलब है, देखो रेप्लिकेशन अब देगा कौन, डिफेंडेंट देगा कि प्लांटिव देगा, क्या समझ में आया आपको? हाँ वेरी गुड, प्लांटिव देगा। हाँ। कहने का मतलब, यार मैं एक सवाल पूछता हूँ, जैसे हमने एप्लीकेशन बना दी निकिता, एप्लीकेशन प्लांट का बनाने के बाद अभिषेक हम क्या कर रहे हैं, कोर्ट में अप्लाई, जो जस्टिस है हमने दोबारा फिर एप्लीकेशन बनवा दी, तो क्या जस्टिस हमसे कोई फीस इसकी मांगेगा या हमें कोई सजा होगी इसकी?
फीस तो मांगा जाएगी। सर फीस तो मांगेगा ही ना। तो यहाँ तो ड्राई कर रहा है ना, तो भाई कोर्ट का तो टाइम वेस्ट किया। हाँ तो फीस आई। हाँ फीस देनी पड़ेगी। ठीक है बट वो इसको मैं ड्राई कर रहा है कि मैं वो नहीं किया मैंने। बाद में मना कर दिया ना उसने कि जो मेरे साथ। फीस लगी because he's taken time of the court, that's why I have to pay the money. अब देखो रिप्लिकेशन होता है किसके टर्म में बेटा, प्लांटिव के टर्म में, और रिजॉइंडर होता है डिफेंडेंट। रिजॉइंडर अभी पढ़ा हूँ, ठीक है ना, अभी करा दूंगा रिजॉइंडर। इसके बाद देखो फिर फाइलिंग ऑफ अदर डॉक्यूमेंट, जो रेस्ट जुडिकाटा स्टे और सूट रेस्ट सब जुडाइज। सो बेसिकली हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। अभी जो हम करेंगे वो लास्ट में चलते, ठीक है। Replication. इसमें ना इम्पोर्टेंट टर्म भी कर लेना अगर बच्चा, तो भी पास ही है। रिजॉइंडर और रेप्लिकेशन, ठीक है ना। So rejoinder of replication means a written statement reply of the plaintiff petitioner by the way of defense to plea raised in counter affidavit written statement from the defendant, ठीक है ना। So basically रिजॉइंडर और रेप्लिकेशन को एक ही कहा गया है। ये एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो रिप्लाई करता है प्लांटिव के द्वारा by the way of defense to plea raised in counter affidavit, ठीक है ना। तो बेसिकली करता प्लांटिव ही है, प्लांटिव ही करता है, ताकि जो उसका एलिस लगाया वो डिनाई कर रहा है। जो इंटरनल एप्लीकेशन, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपका एक सब्सिक्वेंट प्लीडिंग है, ठीक है ना। ठीक है। Leave of court is essential before any party can present a further pleading after the written statement has been filed. अगर आपका रिप्लिकेशन रिजॉइंडर हो गया तो कोर्ट को लीव करना पड़ेगा, फिर कोर्ट कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता है, ठीक है। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग फाइल किया जाएगा विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट इफ। अब इसके बाद देखो अगर मान लो अगर कोर्ट नहीं लीव कर रहा है तो कोर्ट क्या डाल सकता है, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम डाल सकता है। सो ये बेसिकली जब तक हम अपील रिव्यू और रेफरेंस नहीं करेंगे हम इसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। मैं जब तक अपील रिव्यू रेफरेंस नहीं कराऊंगा सेट ऑफ काउंटर क्लेम को हम कवर अप नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद देखो जब रिजॉइंडर एप्लीकेशन है तो पार्टी को अलाउ नहीं किया गया कि कोई फिल गैप करे, कैन नॉट अलाउड टू फिल अप गैप और लुकना इन हिज प्लीडिंग, मतलब वो अपनी प्लीडिंग में गैप्स को लकुना कहा गया। नॉट अगेन कैन अ पार्टी इंट्रोड्यूस न्यू मटेरियल, कोई भी पार्टी न्यू मटेरियल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर है शिवानी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बेसिकली रिजॉइंडर और री एप्लीकेशन एक ही है। अब इसके बाद देखो एक लास्ट टॉपिक है क्लास का, फिर हम क्लास को एंड करने की कोशिश करेंगे पूरी 5 मिनट के इंट्रोडक्शन के वो डिस्कशन के बाद। सो बेसिकली अपीयरेंस ऑफ पार्टी को मैं कहानी से बताता हूँ। जैसे कि आपका डिफेंडेंट और प्लांटिव, अगर प्लांटिव कोई अपीयर नहीं हुआ, बस ये जो बॉक्स में इसी को पढ़ो, जब प्लांटिव ऑफ डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ, सो बेसिकली इसमें क्या होता है देखो प्लांटिव अगर अपीयर नहीं हुआ तो कोर्ट केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। ये हाँ एक ही बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, वैसे डिसमिस नहीं करते हैं, बता रहा। जो जस्टिस है उसकी इच्छा है, डिस्क्रिशन है, या तो कोर्ट को डिसमिसल, सूट को डिसमिसल किया जा सकता है, या फिर एक्स पार्टी डिफेंडेंट को जिता दिया जाएगा, मेरिट ऑन डिफेंडेंट को जिता दिया जाएगा। इसके बाद देखो फिर आता है डिफेंडेंट। मान लो अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं हो रहा हियरिंग में, डिफेंडेंट आपका अपीयर नहीं है ऑन द डेट ऑफ हियरिंग,
तो कोर्ट या तो हियरिंग को अर्जन कर सकते, कोर्ट क्या करेगी, हियरिंग को अर्जन करेगी, या फिर एक्स पार्ट ऑन द मेरिट्स ऑफ केस डिसाइड करेगा, एक्स पार्ट ऑन द मेरिट्स ऑफ केस। क्लियर? तो जी। बेसिकली हमने क्या समझा, अगर प्लांटिफ अपीयर नहीं है तो देखो डिसमिस को इतनी जल्दी करता है, दूसरी पार्टी को जिता दिया जाता है। और सेकंड, अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं है तो क्या होगा, या तो दूसरी पार्टी को जिता, वैसे दूसरी पार्टी को जिताते नहीं है, अर्जन कर, क्लियर है ना, अर्जन यानी पोस्टपोन कर, नेक्स्ट डेट। अभी जो नेक्स्ट डेट होता है वो अगले महीना ही होता है, जैसे आज का डेट है तो आज के डेट के बाद नेक्स्ट मंथ की डेट, फिर उसके नेक्स्ट मंथ ऐसे चलता है। क्लियर है? मतलब तो डेट इसको पढ़ बढ़ा लो बेटा। देते हैं वो नहीं करते ना, उसको फाइनल नहीं करते, डेट बढ़ा देते हैं आगे postpone करने। हाँ बेटा, जी। क्या बेटा, स्पेशल केस में डेट पहले आ जाए, पर्सन केस में डेट पहले आ जाए। हाँ क्यों नहीं हो सकता, ऐसे हॉलीडे हो गया। अच्छा हाँ, जैसे नेशनल हॉलीडे, कर रहा हूँ तो और फिर जल्दी डेट आ जाएगी नेक्स्ट वीक या किसी कभी के बाद। कभी क्या होता है, केस से प्रेशर आता है, हाँ तो जज ऐसा पॉसिबल है जज उसको खत्म करने के लिए जल्दी और डेट डेट हाँ रख सकता है। जैसे आज की है तो प्रेशर आया तो स्पेशल केस तो होते होंगे ना हाँ क्राइम प्रेशर होता है, क्राइम। अदरवाइज नॉर्मली वो महीने का ही होता है। एक महीना तो मान के चलो, मैक्सिमम 20 डेज। ठीक है बेटा, निकिता कोई डाउट है इसमें? ठीक है ना। तो बेसिकली अपीयरेंस ऑफ पार्टीज हमने ऑर्डर 9 में पढ़ा है, जब आपका सूट फेल्ड है प्लांटिव से तो समन इशूड कर दिया जाएगा डिफेंडेंट टू अपीयर ऑन द पर्टिकुलर डेट फिक्स बाय द कोर्ट। सो बेसिकली जब डेट ऑफ हियरिंग होगा तो आपके प्लांटिव और डिफेंडेंट दोनों को रिक्वायर्ड है प्रेजेंट होने के लिए बिफोर द कोर्ट यानी बिफोर द जस्टिस अपीयरेंस। ठीक है ना। तो सपोज अगर प्लांटिफ आपका अपीयर नहीं हियरिंग में तो कोर्ट को क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, या फिर एक्स पार्टी के मैरिट्स में दे दिया जाएगा, यानी कि सेकंड डिफेंडेंट जीत जाएगा। सेम अगर डिफेंडेंट आपका अपीयर नहीं है तो कोर्ट को या तो एडजॉर्न कर देंगे, हियरिंग को पोस्टपोन कर देंगे, या फिर आपके एक्स पार्टी के मैरिट में। अब इसमें देखो आप, अगर मान लो देखो प्लांटिफ अगर डिसमिजल हो रहा है तो प्लांटिफ को एक रीजन देना पड़ेगा, अगर कि क्यों अगर डिसमिजल हो रहा है, डिसमिजल को रोकना चाहता है प्लांटिफ, तो प्लांटिफ एक रीजन देगा कि अपीयर क्यों नहीं है, कि कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देके या कोई कॉज ऑफ एक्शन देके कि इस वजह से वो आ नहीं पा रहा। ठीक है ना विशेष। तो बेटा देखो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, अभी पहले सुन लो आप, रेस सब जुडाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे कम से कम नहीं तो 6 या 10 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा। कुछ और पढ़ो ना पढ़ो ये जरूर पढ़ लो, और इसको काफी अच्छे से समझाया गया। रेस सब जुडाइस को अदर नेम से क्या बोलते हैं, सूट में रोक लगा देना, स्टे ऑफ सूट कहा जाता है। फिर आता है रेस जुडिकाटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्क कर सकते हो अपने नोट्स में आप। सो बेसिकली इसको भी डिफाइन अच्छे से किया गया है, कंडीशन बताई गई, इसको कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। इसके बाद देखो बेटा आपका रेस जुडिकाटा रेस सब जुडाइस में क्या फर्क है, सेट ऑफ काउंटर केम इक्विटेबल सेटअप, ये मनी के टर्म्स में होता है, मैं इतना हिंट दे रहा हूँ, मनी के टर्म्स में होता है। ठीक है। ये जैसे सेट ऑफ है। ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा आपका आता है इंजक्शन और इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स। इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स आप एक तरह से इंजक्शन ही होते हैं। क्या होते हैं, इंजक्शन। ठीक है। इसके बाद देखो फिर आते हैं आपके अपील। ये नेक्स्ट क्लास के टॉपिक है बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप कराऊंगा इससे। ठीक है ना। ओके ये सर। अपील कितने हैं, 4 तरह की आपकी अपील है। ठीक है ना। अपील फ्रॉम, देखो मैंने आपको बताया, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये जो अपील फ्रॉम ऑर्डर है इसको हाई कोर्ट ही कहते हैं। ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। फिर अपील के बाद बेटा अपील देखो आप, हाँ ये पिटीशन एप्लीकेशन किसके लिए किया जा सकता है, रेफरेंस, एक केस हम चल रहे हैं दूसरे का रेफरेंस ले लिया, रिव्यू ताक झांक करना, अपील यानी कि अपील डाल दी मैंने। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में हिंदी वर्ड में समझा दिया मैं।
तो इसको बेटा नेक्स्ट क्लास में सेक्शन के साथ कवर अप करेंगे हम। ये रिवीजन अपील का डिफरेंस है। फिर ये देखो माइनर के खिलाफ कोई केस हो रहा है, वो भी इसमें दे रखा है, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा फिर आपका आता है, एक मिनट, जो नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे हम शिवानी, वो साथ की क्लास में। जी सर। गुड क्लास मजा आया। एक टॉपिक इंटरेस्टिंग है ना, इसमें मजा आता है। संबंध और ये वो। इसके बाद देखो आप, एक मिनट बेटा, हाँ भैया। अब इसके बाद देखो जो बेयर एक्ट है ना शिवानी, जैसे जो बेयर एक्ट है, जी इसमें सर। बेटा मैं लिमिटेशन कराऊंगा। ये बेयर एक्ट दिखा देता हूँ मैं, ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा है, ठीक इसको भी पढ़ना है आपको, ठीक है ना। है बट पता है ये सर, बेयर एक्ट है के बेटा। नोट्स मेरे पास आए नहीं थे, मैंने अभी ग्रुप से लिया है नोट्स। ये दे तो बेटा, इसमें मेरी किसकी गलती है? हाँ मेरी हाँ, गलती। मैंने बोला भी था मैम को नोट्स वगैरह दे दो। ये डीप जाके मैंने होती दिए ही नहीं। बेयर एक्ट। हाँ बेयर, तो एडवोकेट इससे रेफर लेते हैं या इससे इससे रेफर लेते हैं ना? इससे नहीं। तो मतलब जब आप एडवोकेट बन जाओगे ना बेटा, देखो एलएलबी थर्ड ईयर में आप सब मेरे साथ, तो आप तो जुड़े रहोगे, ठीक है ना, मुझे पता है। तो आपको मैं बोलूंगा लास्ट क्लास में एक पीली कलर की बुक दिखाऊंगा। हाँ, वो ये पीली कलर की छोटी छोटी सी बुकें आती है। हाँ तो वो बेयर एक्ट होती है, वो रखे रहना, तो रखे रहना उसमें। जैसे फैमिली लॉ, ठीक है ना, जैसे किसी का डाइवोर्स है तो उसमें महीने में कितनी एलुमनी करानी है, वो सब काम है। बट ये आगे बहुत कम महीने पे हाँ मैं बता दूं कैसे पढ़। सो बेटा देखो, इसमें जो लिमिटेशन है मैं यूनिट 5 इसी से कराऊंगा, ठीक है ना। सोच रहा हूँ, हाँ सब इससे है। देखो ये देखो यूनिट 4। हाँ हाँ बेटा। उनके बेरस ले लेंगे अभी। क्या बेटा? क्यों पढ़ रहे हैं किसी के बेरस ले लेंगे? कितने रुपए के थे? कितनी कॉस्ट की थे? कॉस्ट तो नहीं पड़ा वो बेरस का। एक बार पूछ के बताना मुझे। 300-400 होगा तो ले लेना। बस सर यूजफुल तो इतना होता नहीं, इसमें खुद करते। मैंने आई हैव स्पेंट 500 रुपीस ऑन एंटायर बेरस एंड बुक। 5000? यस सर। मैं क्या पढ़ूं? चलो मैं बात करता हूँ, एक जानकारी में मेरे। बस वो किताब रखना होगा। नहीं मैं कोशिश तो की थी, और कितनी भी चाहिए किसी। ठीक है ना। तो बेटा ये सारे जैसे अपील है, रिव्यू, रेफरेंस, लिमिटेशन में क्या क्या चीजें, ये बेटा कुछ आपकी 48 पेजेस की है। इसमें काफी मेहनत, मैंने तो काफी मेहनत की भाई। मुझे पता है, मैंने पूरे 6-6 दिन जो आपकी संडे क्लासेस होती है, उसमें मेरी पूरी 6 दिन की मेहनत लगती है। तभी मैं कहता हूँ बेटा क्लासेस लो, क्यों नहीं समझते आप लोग। इसमें किसी टीचर का एफर्ट लगा, अगर आप कभी लाइफ में टीचर पढ़ाओगे तो आपको पता चलेगा। ये चीज समझो मेरी बात। हाँ कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर, ठीक है ना। सोचो मेरे को अपना हर संडे खराब करना पड़ता है, तब भी मैं आप सबके लिए ही करता हूँ, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपके एक तरह से बेयर एक्ट के हैं। मैं इसके लिए नहीं करा रहा था ना, देखो अभिषेक की कुछ ज्यादा ही वो है, यार ये कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इसमें सीआरपीसी, जो सीआरपीसी मैं उससे कराऊंगा निकिता। सीआरपीसी छोटा छोटा, बड़ा नहीं बेटा। सर को लिस्ट है, सर को लिस्ट है सब्जेक्ट्स की जो 1 सेकंड में है। हाँ नहीं पता आपको? तो उनके मैं रेट दे दूंगा अगर चाहिए हो तो। क्या जरूरत है बाद में लेकर ले लूंगा। देखो आप, एक मिनट, लेटर बाद में ले लूंगा। बस फिर वैसे रखी है बट ये पढ़ोगे काफी है। और वैसे का पढ़ाई होगी हमारी। हां बड़े तो दिए पढ़ने। पूरी ये है बेटा, ये है, ये लिस्ट है। तो ये दिखा, ये तो है। ये पहली फर्स्ट ईयर की क्लासेस में मैंने साइन भी करवा दिया था। जो एलएलबी सेकंड ईयर है। लॉ कर लिया हमने।
जो सेकंड ये है ना, सेकंड ईयर, हाँ इसमें टोटल 8 पेपर होंगे। अच्छा तो आपका मैंने कॉन्ट्रैक्ट 2 करवा दिया। ये बेटा सीरियल वाइज डे में, जो डे में एग्जाम होंगे ना उस हिसाब से होगा। कॉन्ट्रैक्ट में कर लिया जैसे पेपर 6 पहला एग्जाम होगा, पेपर 6 के बाद नहीं सॉरी पेपर 1 के हिसाब से होंगे बेटा सारे एग्जाम, पेपर 1 के हिसाब से। बीबीसी हमने कर लिया और लॉ कर लिया हाँ और ये कॉन्ट्रैक्ट 2 कर लिया हाँ और सीपी कर रहे हैं कर रहे हैं। मैं थोड़ा एडवांस चल रहा हूँ स्पीड में, इतना चलता है एक एक महीने में ही कराता हूँ। इसमें कौन सा बैंक्रप्सी करेंगे या टैक्सेशन लॉ? मैं टैक्सेशन लॉ, ओके ठीक वो बहुत अच्छा है। है ठीक भी है बैंक्रप्सी टैक्सेशन नहीं आएगा, वो टैक्सेशन आएगा, बैंक्रप्सी नहीं आएगा। सो बेसिकली देखो बेटा, मैं कहना चाहूंगा जो इंटरप्रिटेशन है ना, आपका इंटरप्रिटेशन और ज्यूरिस्प्रूडेंस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन में आपके डॉक्ट्रिन भरे हुए हैं और और लॉ ऑफ एविडेंस क्या है सर? है लॉ ऑफ एविडेंस लॉ ऑफ एविडेंस, ये भी एविडेंस पे बेस्ड है। जो एविडेंस है ना, देखो प्रॉपर्टी लॉ, ये प्रॉपर्टी लॉ तो करा दिया मैंने, है ना, कॉन्ट्रैक्ट टू करा दिया, सीपीसी चल रहा है, लिमिटेशन चल रहा है। अब क्या कराऊंगा मैं, ये हाँ ये से जुवेनाइल जस्टिस होता है, जो चाइल्ड कह रहा हूँ जुवेनाइल जस्टिस है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं शिवानी, ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास। सर नेक्स्ट क्लास में आ जाऊंगी मैं, अभी सुबह मेरी आंखें नहीं खुली इसलिए नहीं आ पाई। हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, जी वैसे भी नेक्स्ट क्लास है 26 जनवरी है। वो तो हम नहीं करेंगे हाँ इन्वाइट करेंगे हम लोग। नहीं नेक्स्ट क्लास नहीं होगी बेटा, नेक्स्ट सीधा हाँ फरवरी में लूंगा, 26 जनवरी। ओके कोई नहीं। सीधा फरवरी में होगी, ठीक है? ओके ओके सर ओके। ठीक है बेटा, ठीक ओके सर बाय। ठीक, टेक केयर। बाय बेटा, ठीक है। But you have to